सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो मैंने बड़े क्लोजली देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया। उसके दो रीज़न है। क्या? जो विजय माल्या का केस है, मैंने जो खबरों में पढ़ा सुना, गवर्नमेंट को वो पैसे वापस देना चाहता है। वो कहता है जी मैं पैसे वापस दे रहा हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है देने में, लेकिन गवर्नमेंट लेना ही नहीं चाहती पैसे वापस। ऐसा क्यों? इंडिया के अंदर कोई लॉ नहीं है इन्वेस्टिगेशन को लेके। कैनेडियन गवर्नमेंट ने तो अभी मेरे को 2012 में 8 साल का वीज़ा दिया था। के बारे में पता करना है कि आप दिन भर क्या करते हो। आपकी गर्लफ्रेंड ने हमें केस दिया, ठीक है, और वो जानना चाहती है कि आपका रूटीन क्या है। आप गायब रह जाते हो कई बार 1-1, 2-2 दिन, तो उस समय क्या करते हो। मेरे पास प्री मैट्रिमोनियल के ज़्यादातर केसेस आते हैं, क्योंकि मेरी टैगलाइन है शादी से पहले जांच है जरूरी। सर, कैसे पता चलता है कि एक पार्टनर चीट कर रहा है? एक औरत को आप इतना तंग मत करो कि वो बदला लेने के ऊपर उतारू हो जाए। जब वो बदला लेगी तो वो फिर अच्छे से लेगी बदला। अब लड़की उसको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाती है, बार में ले जाती है जी। वहाँ पे पूरी तरीके से उसकी जेब खाली होती है लड़के की, ठीक है। वो पहले से प्लानिंग होती है उनकी। आज की डेट में जो सबसे कॉमन है लड़के लड़कियों के लिए, डेटिंग ऐप हैं। तो डेटिंग ऐप में समझ लो कि प्रोस्टिट्यूशन का एक अड्डा बन गया है। साफ साफ डेटिंग ऐप में लड़की के प्रोफाइल में लिखा होता है, जैसे 376 का मामला, रेप के मामले हैं, तो अगर 2 लोग लिव इन में रहते हैं, ठीक है, तो कल को लड़की थाने में जाके कहे कि ये पिछले 2 साल से मेरे साथ रेप कर रहा है, तो पुलिस की मजबूरी है उसका केस दर्ज करना, और पुलिस की मजबूरी है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो पुलिस की मजबूरी है कि उसको गिरफ्तार भी करे। और 3-4 महीने उसको जमानत नहीं मिलती जब तक वो ये साबित नहीं कर पाता। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट हैं राहुल राय गुप्ता जी, जो फेमस हैं डिटेक्टिव गुरु के नाम से। 1999 से ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन फील्ड में हैं और इंडिया के ही नहीं ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए भी पर्सनल और कॉर्पोरेट केसेस सॉल्व कर चुके हैं। इस एपिसोड में हमने उनके प्रोफेशन, थ्रिलिंग केसेस, अंडरकवर ऑपरेशंस और साइबर क्राइम ट्रिक्स के बारे में तो बात की ही, और साथ ही चर्चा की एथिकल डिलेमास, मैरिज स्कैम्स, बॉलीवुड के अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज और एआई के जमाने में एक डिटेक्टिव की रेलेवेंस पर, और हाँ, इनफिडेलिटी के कुछ शॉकिंग केसेस भी डिस्कस किए, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। तो तैयार हो जाइए इस इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग एपिसोड के लिए डिटेक्टिव गुरु के साथ। सर, डिटेक्टिव गुरु बड़ा यूनिक सा नाम है जी। क्या थॉट प्रोसेस था कि मैं अपने नाम का इस्तेमाल ना करके डिटेक्टिव गुरु वर्ड का इस्तेमाल करूं अपने पेशे में? मैंने 95 में इस प्रोफेशन को चुना था जी, जब मेरी उम्र 17 साल की थी। तो काम करते करते मैंने करीब 5-6 साल इस फील्ड में जॉब की। जॉब करने के दौरान पहले मैं जूनियर इन्वेस्टिगेटर था, फील्ड एजेंट था। उसके बाद फिर थोड़े सीनियर हुए तो और लोग जुड़े हमारे साथ में। तो जब अपनी एजेंसी हमने बनाई 99 सितंबर में, तो बहुत से लोग धीरे धीरे जुड़ते गए। हम जितना हमें नॉलेज थी उस हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग देते थे। तो काफ़ी लोग मुझे गुरुजी बोल देते थे ऐसे ही, ठीक है। तो जब धीरे धीरे हमने 2006 के बाद हमने काउंटिंग करनी शुरू की कि कितने केस हमने सॉल्व किए और कैसे सॉल्व किए, और सोचा कि इसके साथ बड़ा कैसे कर सकते हैं। तो 4 जून 2005 में हमने एक एसोसिएशन फॉर्म की थी, एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट डिटेक्टिव्स ऑफ इंडिया, जिसका अभी APDI हम बोलते हैं नाम। तो मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ। तो हमारे प्रेसिडेंट कुंवर विक्रम साहब हैं, तो उन्होंने ये एसोसिएशन शुरू की थी। तो हम 14 लोग थे उसमें, मैं भी एक था। मैं उसमें से सबसे ज़्यादा जूनियर था। तो जब ये एसोसिएशन फॉर्म की तो लगा कि हाँ, हम एज अ डिटेक्टिव कुछ बड़ा भी कर सकते हैं, कुछ इसको ब्रांड भी बना सकते हैं। और क्योंकि पहले 2005 से पहले एसोसिएशन बनाने का मकसद हमारा ये था कि लोग हम पे ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। या तो फिल्मों में जो डिटेक्टिव दिखाते थे उस समय, वो उनका करैक्टर ऐसा दिखाते थे कि ये ब्लैकमेलर हैं, ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं या कुछ उल्टा सीधा काम करते हैं। तो छवि हमारी बहुत ख़राब थी और लोग हमारे पास आने से डरते थे। तो इसको छवि को ठीक करने के लिए तो हमने एसोसिएशन बनाई
सरकार के लोग हमारे साथ जुड़े, मिनिस्ट्री के लोग हमारे साथ जुड़े, तो उसमें हमने अपनी छवि को धीरे धीरे ठीक किया और कुंवर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, हमने उनको सहयोग किया इसमें। तो उस समय मेरे को ये लगा कि अब हम अपनी कंपनी का कुछ ब्रांड बना सकते हैं। तो जब ब्रांडिंग की बात आई तो फिर लगा कि कोई नाम ऐसा होना चाहिए जो एकदम से लोगों के दिमाग में आए। तो क्योंकि लोग उस समय, मुझे जो क्लाइंट आते थे मैं उनको भी थोड़ा समझाता था, प्री मैट्रिमोनियल के क्लाइंट आ रहे होते थे कि कोई लड़की किसी के प्यार में है लेकिन लड़का उतना अच्छा नहीं है, बट क्योंकि वो प्यार में है तो वो दिल से सोच रही है, दिमाग लगा नहीं रही है, तो उसके माँ बाप कहते थे कि अच्छा हमारी बेटी को आप समझाओ थोड़ा, या ऐसे ही बेटे को आप समझाओ थोड़ा। तो मैं कोशिश करता था, जितनी मेरी नॉलेज थी, जितना मेरा एक्सपीरियंस था, कि मैं उनको थोड़ा बता पाऊँ कि भाई प्रैक्टिकलिटी में क्या है, कल को आप शादी करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कैसे कैसे आपकी लाइफ चलेगी और कैसे कैसे आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो क्या आपने उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा है, या उससे कैसे फ़ाइट करनी है आपने, उसके बारे में सोचा है या नहीं है। तो ये समझाते समझाते लोग मुझे गुरुजी बोलने लगे, ठीक है, तो आज भी बोलते। तो फिर सोचा कि इसके साथ अगर डिटेक्टिव नाम लगा दें, गुरु डिटेक्टिव कर दे, तो फिर वो डिटेक्टिव, गुरु डिटेक्टिव से डिटेक्टिव गुरु बना। तो इस तरीके से हमारे ब्रांड की शुरुआत हुई। सर, आपका प्रोसेस क्या है केस हैंडल करने का? क्योंकि मैंने जितना सुना है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे रूटीन्स होते हैं, हमारा एक स्पेसिफिक वे होता है, एक तरीका होता है केस को हैंडल करने का, हम उस तरीके से केस को हैंडल करते हैं। बट आपका क्या तरीका है? क्या कोई सेट रूटीन है, या हर केस में कुछ नया तरीका या कोई नई तरकीब लानी पड़ती है जिससे कि केस को सॉल्व करा जा सके? देखिए, जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसमें कोई सेट रूटीन हो नहीं सकता। इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि आपने ब्लड टेस्ट करना है तो आपने जो प्रोसेस ब्लड टेस्ट करने के लिए है वो आप आजमाओगे। इन्वेस्टिगेशन में आप केस टू केस फार्मूला बनाते हो। किसी केस में, सेम केस में अगर सेम इंफॉर्मेशन निकालनी है, बट उसके सर्कमस्टांसेस तो बिल्कुल अलग होंगे ही, हर केस के अलग होंगे, तो उसके लिए फार्मूला भी चेंज होगा, टूल्स भी चेंज होंगे, और जो टीम है वो भी अलग अलग काम करेगी। कोई केस एक हफ्ते में भी सॉल्व हो सकता है, कोई 3 महीने भी लगेंगे। तो इसलिए सेट फार्मूला इसका कोई होता नहीं है। तो जनरली जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जब क्लाइंट हमारे पास आता है तो हम उसकी पूरी बात सुनते हैं, उसको प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, वो क्यों हमारे पास आया है, और उसको हमारे से है क्या हेल्प चाहिए, क्या वो एविडेंस चाहता है, तो क्या कोर्ट ऑफ लॉ में उसका केस चल रहा है या वो अभी कोई केस नहीं चल रहा, वो अपने तौर पे ही पता लगाना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें पता करने के बाद, क्योंकि अगर कोर्ट ऑफ लॉ में चल रहा है केस तो जाहिर सी बात है उसको सबूत चाहिए होंगे, लेकिन अगर कोर्ट ऑफ लॉ में केस नहीं चल रहा है, जैसे प्री मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं हमारे पास, तो प्री मैट्रिमोनियल में होते हैं कि एक लड़के या लड़की की हमने तहकीकात करनी है कि वो जो उसने इंफॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं है, उसको वेरीफाई करना है। तो उसके लिए किसी को कोर्ट में तो जाने की ज़रूरत है नहीं है। तो अगर इंफॉर्मेशन सही नहीं निकलेगी तो वो क्या करेंगे कि रिश्ते के लिए मना कर देंगे, इतना ही होगा। उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि हमने कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हायर की थी और उन्होंने हमें बताया कि आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। तो जनरली लोग उस पचड़े में नहीं पड़ते हैं। तो वो जो है, जो सही चीज़ होती है वो देख करके उसके ऊपर गौर करते हैं और मना कर देते हैं शादी के लिए। तो हर केस के लिए अलग अलग तरीके से हम काम करते हैं बेसिकली। तो जब केस डिस्कस कर लेते हैं तो काउंसलिंग हो जाती है, उस हिसाब से हम अपनी टीम के साथ डिस्कस करते हैं और डिस्कस करके फिर हम देखते हैं कि क्या क्या टूल इसमें इस्तेमाल करने हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। फिर सर, टूल्स के बारे में हम ज़रूर जानेंगे, मगर कहीं मैंने सुना है, और मैंने एक पॉडकास्ट किया था, रजनी जी के साथ भी मैंने एक पॉडकास्ट किया था, उनसे भी मैंने ये सवाल पूछा था, बट मैं आपका इसमें एक टेक लेना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि डिटेक्टिव, प्राइवेट डिटेक्टिव एज अ बिजनेस एक इलीगल बिजनेस है। ये, इसको ना तो सरकार सपोर्ट करती है और ना ही किसी की जासूसी करना हमारे संविधान के हिसाब से सही है। क्या ये सच है? आपके 2 क्वेश्चन हैं इसमें जी। पहला क्वेश्चन है कि ये इलीगल है या लीगल है। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी की जासूसी करना ठीक है या नहीं ठीक है। तो पहला का ये है कि इंडिया के अंदर कोई लॉ नहीं है इन्वेस्टिगेशन को लेके। ओके। अगर आप बड़े देश देखिए, अमेरिका में एक लॉ है
डिटेक्टिव्स का। जी मैं अमेरिका जाता हूँ तो जब मैं इमिग्रेशन पे जाता हूँ तो बड़ा खुश होते हैं, मैं बताता हूँ मैं डिटेक्टिव हूँ, तो वो बड़ा खुश होते हैं। तो मैं जितनी बार भी अभी तक अमेरिका गया हूँ, मेरे को 40 सेकंड से ज़्यादा कभी टाइम नहीं लगा क्रॉस करने में। उनके 2 क्वेश्चन होते हैं, आप क्या करते हैं, आप किस लिए आए यहाँ पे। तो मैं उनको अपना मकसद बताता हूँ, उनको बताता हूँ मैं डिटेक्टिव हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, और वो मुझे जाने देते हैं। ठीक है, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर मेरे को म्यूजियम जाना है, कहीं पे जाना है, तो 25% मेरे को छूट भी मिलती है उसमें, डिटेक्टिव्स में। अमेरिका की बात कर रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से कनाडा में भी है। कनाडा में जाता हूँ तो कभी मेरे को रोकने, इवन कनेडियन गवर्नमेंट ने तो अभी मेरे को 2012 में 8 साल का वीज़ा दिया था। और इसीलिए दिया कि मैं डिटेक्टिव हूँ। तो उन्होंने इंडिया में 2 लोगों को चूज़ किया था जिनको उन्होंने वीज़ा दिया था, और घर बैठे बैठे मेरे पास उनका इनविटेशन आया कनेडियन गवर्नमेंट का, और उन्होंने मुझे एक उनका इवेंट था वहाँ पे, इंटरनेशनल एग्जीबिशन था, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए उन्होंने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट इनवाइट किया, और उसमें मैं गया। तो उन्होंने 8 साल का वीज़ा मेरे को घर बैठे बैठे दे दिया। तो कई देश जो है प्राइवेट डिटेक्टिव को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अमेरिका का और कनाडा का एग्जांपल दिया। इंग्लैंड के अंदर आप देखें तो कोई लॉ है नहीं है, जैसे इंडिया में लॉ नहीं है। यूरोप के कुछ कंट्रीज़ में लॉ है, कुछ कंट्रीज़ में लॉ नहीं है। और अगर यूएई की बात करें तो यूएई में बिल्कुल इनलीगल है। वेरिफिकेशन तक आप कर सकते हो, वहाँ पे पूरा नॉर्म्स बने हुए हैं कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारे यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं जब हम प्राइवेट डिटेक्टिव की बात करते हैं। एक वेरिफिकेशन लेवल का काम होता है, जिसमें हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हमें सिर्फ वेरीफाई करना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। दूसरा इन्वेस्टिगेशन होती है, जब कोई इंसिडेंट हो जाता है उसके ऊपर हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है कि इसमें क्या हुआ था, किसने किया, कौन था इसके पीछे, और क्या सर्कमस्टांसेस थे, और उसके प्रूफ। तो वो इन्वेस्टिगेशन होगी। एक इंटेलिजेंस होती है जो किसी भी इंसिडेंट होने से पहले अगर किसी को डाउट है कि कुछ इस तरीके का हो सकता है, तो उसके ऊपर हम इंटेलिजेंस गैदर करते हैं। जैसे ड्यू डिलिजेंस कॉर्पोरेट सेक्टर में हम करते हैं। तो यूएई के अंदर वेरिफिकेशन जो फर्स्ट स्टेप है वो अलाउड है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। वो जुर्म है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन इंडिया का यहाँ तक सवाल है, इंडिया में इन्वेस्टिगेशन ना तो इलीगल है ना तो लीगल है, ये ग्रे एरिया में आता है। इसमें हमें ये देख के काम करना पड़ता है कि हम क्या काम कर रहे हैं। प्राइवेसी एक्ट एक बना हुआ है यहाँ पे, निर्भया जो कांड हुआ 2012 में, उसके बाद एक प्राइवेसी एक्ट आया है यहाँ पे, जिसमें हम किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये है कि अगर लेट्स सपोज आपके बारे में पता करना है कि आप दिन भर क्या करते हो, आपकी गर्लफ्रेंड ने हमें केस दिया, ठीक है, और वो जानना चाहती है कि आपका रूटीन क्या है, आप गायब रह जाते हो कई बार 1-2 दिन, तो उस समय क्या करते हो। तो अगर मैं आपके घर के बाहर से आपको फॉलो करता हूँ और जहाँ पे भी आप जाते हो, ऑफिस जाते हो, ऑफिस के बाहर तक आप छोड़ देता हूँ, और शाम को फिर ऑफिस से निकलते हो, फिर मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो ये मैंने कोई लॉ ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मैं पब्लिक इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ। इसको हम ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बोलते हैं। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस में ये होता है कि आपको और 50 लोग देख रहे हैं, क्योंकि आप रोड पे चल रहे हो। आप रोड पे चलना तो कोई आपकी प्राइवेसी नहीं है, कोई भी आपको फॉलो कर सकता है, लेकिन उसकी नीयत गलत नहीं होनी चाहिए कि आपको नुकसान पहुंचाना है। और ये पुलिस भी जानती है, ये लॉ भी जानता है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए आपको फॉलो नहीं कर रहे। हमारे पास एक मकसद होगा और हमारा एक प्रिंसिपल क्लाइंट होगा जो ये इन्फॉर्मेशन चाहता होगा। हाँ, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी ऐसे गलत आदमी के लिए काम ना करें कि कल को पता चले किसी का कत्ल हो गया और पता चले उसके पीछे डिटेक्टिव थे, उन्होंने रूटीन बता दिया तो उसका कत्ल हो गया। तो वो चीज़ हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट का जो डेटा है हमारे पास हो, अगर कल को कोई भी इंसिडेंट होता है तो हम बता सकें कि हाँ जी, हमने ये केस किया था और ये
इन लोगों ने हमसे ये केस करवाया था। मतलब दूसरे की जासूसी करने से पहले पहले अपने क्लाइंट की जासूसी भी करनी पड़ती है। जासूसी नहीं, इसको जासूसी नहीं कह सकते, इसको ऐसे कह सकते कि एक इंफॉर्मेशन तो हमें, कई लोग ऐसे आते हैं जो अपने बारे में नहीं बताना चाहते हमें, तो हम उनका काम नहीं करते। हम कहते भाई अपनी आइडेंटिटी तो आपको रिवील करनी पड़ेगी। राइट। हम ऐसे ही मतलब ब्लाइंडली आपके ऊपर ट्रस्ट करके तो उनके डॉक्यूमेंट काम नहीं कर करते हो आप सकते। लोग? नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं करते, मतलब मोबाइल नंबर होता है, उनका नाम होता है, फिर बातचीत से पता चल जाता है कि आपका मकसद क्या है। तो मकसद आपका ठीक है तो हम काम करते हैं उसमें। तो दूसरी इसके अंदर ये है कि जैसे हमारी कंपनी है तो वो एज ए इन्वेस्टिगेशन कंपनी ही रजिस्टर्ड है आरओसी में। तो आरओसी में जब रजिस्टर है तो इसका मतलब हम इनकम टैक्स भी देते हैं गवर्नमेंट को। जीएसटी में हम रजिस्टर्ड हैं, वो भी डिटेक्टिव के नाम से रजिस्टर्ड है, तो हम गवर्नमेंट को जीएसटी भी भरते हैं। तो डिटेक्टिव एजेंसी जितनी भी हैं इंडिया में वो सारी की सारी जीएसटी भी पे करती है, इनकम टैक्स भी पे करती है। तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई इनलीगल काम कर रहे हैं। उस हिसाब से तो मतलब टैक्स पेइंग हो गए तो लीगली हो गए। यस। सर, हम शेरलॉक होम्स की वीडियोस देखते हैं, मूवीज देखते हैं और पुरानी जासूसों की मूवीज देखते हैं, तो हमें उनमें ना कुछ बहुत ही कॉमन चीज़ें नज़र आती हैं। एक बैग होता है, गले में एक कैमरा होता है, सर पे एक टोपी होती है और कुछ टूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं। हाँ, एक लंबा सा कोट भी होता है फैंसी वाला। तो उसमें कुछ टूल्स हैं जिनको दिखाया गया है कि एक डिटेक्टिव होने के लिए आपके पास कुछ सेट टूल्स होने चाहिए जिससे आप आगे इन्वेस्टिगेशन। एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतना मॉडर्न टाइम्स आजकल हैं, राइट, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, क्या डिफरेंस है आज के समय में और जब हम 90s की बात करते हैं उस टाइम के टूल्स और टेक्निक्स में? देखिए, जैसे आपने ये एक फिक्शन किरदार मेरे को बताया जी, अगर हम उस तरीके का सेटअप बना के जाएंगे, एक लंबा कोट पहनेंगे, हैट लेंगे, इस तरीके से कैमरा टंगा होगा, तो कोई भी हमें पहचान सकता है। ठीक है, yes. तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, है ना? तो हमें क्या करना पड़ता है, वो एक फिल्मी सेटअप है, वो एक क्योंकि शेरलॉक होम एक फिक्शन करैक्टर है, तो फिक्शन करैक्टर जो नॉवल लिखे जाते हैं उनके ऊपर, तो नॉवेल्स के अंदर उनका करैक्टर ऐसा बनाया जाता है क्योंकि वो हमें इंटरटेन करने के लिए बनाए जाते हैं, तो उसमें मसाला डाला जाता है, छवि बनाई जाती है, एक छवि बनाई जाती है एक इंसान की। तो वो छवि बनाने के लिए एक सेट फार्मूला, जैसे आपने फार्मूले की बात की, तो किसी का जैसे अभी हम फिल्में देखते हैं, तो फिल्में कई बार ऐसे होता है, बहुत सारी फिल्मों में ऐसा होता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को अगर दिखाना है, अगर उसको ईमानदार दिखाना है, तो पहले एक सीन 2-3 मिनट का ऐसा दिखाया जाएगा कि उसने किसी को पकड़ लिया तो वो रिश्वत दे रहा है, तो वो रिश्वत ले नहीं रहा और बल्कि उसको अंदर कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल पिक्चर बताने से पहले, एक्चुअल प्लांट बताने से पहले उसके बारे में एक प्लॉट तैयार किया जाता है कि ये ईमानदार इंसान है, या वो अगर बेईमानी करता है तो बेईमान उसको दिखाना है, तो उस तरीके का करैक्टर उसको दिखाया जाता है। तो ये स्टोरी जमाई जाती है। उसी तरीके से नॉवलिस्ट क्या करते हैं कि एक करैक्टर को उभारने के लिए उसकी एक छवि बनाते हैं कि ये भाई ये ऐसे कपड़े पहनता है, इसके पास ये टूल्स होते हैं, जबकि जाती ज़िंदगी में जो प्रैक्टिकल जो हम काम करते हैं उसमें हम बहुत आम लोगों की तरह रहते हैं। ठीक है, अगर आम नहीं दिखेंगे तो कोई भी हमें पहचान लेगा। हमें कपड़े ऐसे पहनने पड़ते हैं कि यहाँ पे हमने जाना है, अगर हम कोई 5 स्टार होटल में जा रहे हैं तो उसमें हम सूट पहन सकते हैं, लेकिन अगर हम एक जुगी बस्ती वाली कॉलोनी में जा रहे हैं तो वहाँ पे हम सूट पहन के जाएंगे तो कोई भी हमें पहचान लेगा, हम खुद ही ऑकवर्ड फील करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना हम क्या फील कर रहे हैं, किस तरीके का केस है, उसी तरीके की हम ड्रेसअप करेंगे, उसी तरीके का अपना चेहरा बनाएंगे। अगर मैं इस फ्रेंच कट बियर्ड के साथ कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करने जाऊंगा तो कोई भी मुझे पहचान लेगा। तो सबसे पहले मुझे वैसा अपना लुक तैयार करना है जिससे कि मुझे कोई पहचान ना पाए। अगर मुझे पहचान लेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। राइट। तो यहाँ तक 90s की बात है और आज की बात है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा।
पहले हमें कैमरा, बड़ा कैमरा होता था, हमारे पास छुपाना पड़ता था कहीं ना कहीं। आज हमें कैमरा छुपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मोबाइल इतने अच्छे आ गए हैं, मोबाइल सबके पास होता ही है, तो मोबाइल से हम फ़ोटो ले लेते, वीडियो ले लेते, तो उसमें हमें ज़्यादा गैजेट्स रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि पहले हमें थोड़ा रखना पड़ता था, छुपाना पड़ता था, हमें पुलिस से भी अपने आप को बचाना पड़ता था, आस पड़ोस से भी हमें अपने आप को बचाना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है काम हमारा थोड़ा आसान हो गया है। सो वेपन रखना लीगल है डिटेक्टिव के लिए? वेपन अगर आपके पास लाइसेंस है तो लीगल है, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. बट मुझे नहीं लगता कि इंडिया में किसी भी डिटेक्टिव के पास कोई वेपन होगा, क्योंकि आप यूज़ नहीं कर सकते वेपन को। आप कहाँ यूज़ करोगे? अपनी सेफ्टी के लिए? नहीं, सेफ्टी क्या है, कोई आपको मारने थोड़ी दौड़ रहा है। नहीं, आपने कभी अपने इतने सालों के करियर के अंदर, क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे केसेस सॉल्व करे हैं जी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं आज तो फंस गया, आज तो जान गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उसका कारण है कि जितने भी हम केसेस करते हैं वो कोई बहुत हार्डकोर क्रिमिनल के खिलाफ नहीं करते हैं। हमारे पास पर्सनल केसेस आते हैं, कॉर्पोरेट केसेस आते हैं, और जितना भी हम काम करते हैं वो हमारी एक टीम होती है, टीम को काम बटा होता है, एक पूरा केस आता है तो वो एक ही आदमी नहीं कर रहा होता, वो अलग अलग लोग कर रहे होते हैं। किसी की स्पेशलिटी है कि उसने अंडर कवर ऑपरेशन करना है, किसी की स्पेशलिटी है कि उसने फॉलो करना है, जिसको हम अपनी भाषा में सर्विलेंस बोलते हैं, किसी की स्पेशलिटी है कि उसने स्टिंग ऑपरेशन करना है, किसी ने फील्ड इंक्वायरी करनी है, किसी ने रेकी वेरिफिकेशन लेवल का काम करना है। तो ये अलग अलग काम है जो अलग अलग इन्वेस्टिगेटर्स, फील्ड एजेंट करते हैं, उनको सुपरवाइज मैं करता हूँ। ठीक है, तो जो वो रिपोर्ट लेके आते हैं तो डॉट्स कनेक्ट करते हैं, उसकी एक हम रिपोर्ट बनाते हैं, फिर उसको वेरीफाई करने के बाद क्लाइंट को दे देते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं कि हमारी जान को कोई ख़तरा है। यहाँ तक वेपन रखने का सवाल है, वेपन आप रख तो लोगे, उसको संभालना बड़ा मुश्किल है। अगर वो चोरी हो गया और उसके साथ कत्ल हो गया तो आप तो अंदर जाओगे ही जाओगे, इसमें कोई शक नहीं। 3-4 महीने तक तो आपकी जमानत भी नहीं होगी, क्योंकि वेपन आपका था। ठीक है, चाहे चोरी हो गया, आपके वेपन से गोली चली और पुलिस को पता चल गया कि आपके वेपन से गोली चली है, तो आपको तो अंदर जाना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि वेपन रखना आसान है, उसका लाइसेंस लेना आसान है, बट उसको हमेशा संभाल के रखना बड़ा मुश्किल है। सर, कभी आपने कोई लीगल इशू फेस किया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान या किसी केस के दौरान, कि करने तो गए थे भलाई मगर खुद ही पे लीगल ट्रबल हो गई, पुलिस केस हो गया, कोई कंप्लेंट हो गई? देखिए, 2005 के अंदर जब हमारी एसोसिएशन फॉर्म हो रही थी तो उन दिनों पार्टी के एक नेता थे सिंह, आपको नाम पता होगा, तो उनका खुदी कॉलोनी में रहते थे, उनका वहाँ पे बंगलो था और वहाँ पे एक टेलीफोन लगा हुआ था। तो वो टेलीफोन जो है टैप हो गया। पहले छोटे छोटे बग आते थे, तो टेलीफोन की 2 वायर होती थी, एक वायर को काट के बग उसमें लगा देते थे। तो उससे क्या होता था कि जो 100-200 मीटर पे इन्वेस्टिगेटर बैठा हुआ है अपनी गाड़ी में, तो वो उसकी सारी कन्वर्सेशन जो भी टेलीफोन रिसेप्शन हो जाती थी उसकी पूरी, हाँ, वो वायरलेस होता था, तो उसकी कन्वर्सेशन सुन सकते हैं, मतलब उसका माइक्रोफोन कहते हैं जिसको। तो वो उसका दायरा होता था 100-200 मीटर, 500 मीटर ऐसे। तो आसपास गाड़ी लेके खड़े हुए, यहाँ पे भी वो बग लगाया हुआ है और उसको सुन लेते थे। तो किसी ने उनका फ़ोन टैप किया, किसी और एजेंसी ने, और फ़ोन टैप करने के बाद उसको मतलब सीडी बनाई उसकी, जिस भी पार्टी ने उसको केस दिया था वो सीडी उनको दे दी। तो जनरली हमारे साथ क्या होता है, हमारा तरीका क्या होता है कि हमारे पास क्लाइंट आया, हमने उसके लिए काम किया, काम करके रिपोर्ट उसको दे दी, उसके बाद हम क्लाइंट को भी भूल गए और उस केस को भी भूल गए, जो सही तरीका भी है कि भाई आपने काम किया, आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो बट उस इन्वेस्टिगेटर ने क्या किया कि वो एक सीडी जो है वो क्लाइंट को दे दी और एक सीडी अपने पास रख ली। अच्छा, तो जो अपने पास रखी तो उसने सोचा कि भाई, क्योंकि उन दिनों सिंह साहब बड़े रंगीले आदमी थे, तो वो ऐश्वर्या राय से भी बातें करते थे, बिपाशा बासु से भी बातें करते थे और हीरोइन से भी बातें कर रहे थे और बड़ी गरम गरम बातें करते थे वो। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको अपोजिट पार्टी को बेच दिया जाए। ओके। तो उन्होंने एक पर्सन ढूंढा जो एक टाइम पे आईबी के लिए काम करता था
और उसके पास लेके गए कि भाई हमारे पास ये डेटा है और इस डेटा को आप देख लो, अगर ये बिक सकता है, पैसे मिल सकते हैं। तो एक फ्लेक्स कंपनी है नोएडा में, तो उसके एक डायरेक्टर थे, उन जो ये आईबी का बंदा था, आईबी का बंदा नहीं था, ये आईबी के लिए काम करता था, ठीक है। तो उसने, क्योंकि उसमें उसका नाम भी था जी, तो अब जब वो आईबी के सज्जन थे जिन्होंने ये सुना, टैप सुनी, तो उन्होंने उसको मिस्टर एके को फ़ोन कर दिया कि यार थोड़ा फ़ोन पे बात करते तो ध्यान से बात किया करो। अब उनके कान खड़े हो गए कि यार क्या हुआ, तो उन्होंने साथ ही साथ अमर सिंह को फ़ोन किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, तो देखो तुम क्या कर सकते हो। तो अब अमर सिंह साहब जो है बड़े एक्टिव थे और वो क्योंकि उस समय विपक्ष में भी थे, तो उन्होंने कहा भाई ये तो कोई गड़बड़ हुई है, तो उन्होंने जो है सरकार की क्लास ले ली। तो वो फैल गया केस बहुत ज़्यादा, तो उसके ऊपर काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुई, पता चल गया कौन कौन इन्वॉल्व थे। तो पहले क्राइम ब्रांच ने केस लिया, फिर सीबीआई के पास गया, सीबीआई ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। अब जिन लोगों ने वो उनका फ़ोन टैप किया था वो भी अंदर चले गए, जो ये आईबी के लिए काम करते थे सज्जन, जिन्होंने सिर्फ अपने लैपटॉप में उस सीडी को सुना था, वो भी अंदर चले गए कि भाई आपने सुना तो आपने एजेंसी को खबर नहीं की। आपका फर्ज बनता था कि इतना बड़ा कांड हो गया है तो आप खबर करते। हालांकि उसने कुछ किया नहीं था, उसने सिर्फ सुना और उनको वापस कर दी कि भाई तुम ये मत करो, गवाह बन जाते। हाँ, तो उन्होंने कुछ किया नहीं, उसको बाईपास कर दिया। तो इस तरीके से वो सारे अंदर चले गए। तो वो एक रेवोल्यूशन था हमारे लिए, डिटेक्टिव इंडस्ट्री के लिए, कि इस तरीके से फ़ोन टैप हो रहे हैं, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो उस समय जो अपनी मोबाइल कंपनीज थी ये भी हरकत में आई, तो इन्होंने भी अपने सारे जो सिस्टम्स थे उनको सिक्योर किया। पहले आप सीडी लगा सकते, अब वो पेन ड्राइव लगा सकते थे, कुछ ना कुछ लगा सकते थे, सीडी डाल सकते थे। तो इन्होंने जितने भी, एयरटेल का मुझे याद है कि मैंने एयरटेल के लिए थोड़ा काम किया था उस समय, तो इन्होंने सारे अपने सिस्टम सिक्योर किए, वहाँ से सीडी ड्राइव निकाली और सारा कि कोई उसके अंदर कॉपी पेस्ट ना कर सके, तो वो सारा कुछ उन्होंने सिक्योर किया 2005 के अंदर, 2006 के अंदर। तो ये 2-3 साल 2008 तक 3 साल मामला बड़ा गरमराया। तो इसके बाद कोई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं अभी भी कि कोई कॉल डिटेल निकालते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर केस हो जाता है, उसके ऊपर लोग जेल चले जाते हैं। और 2012 में भी जो जेटली साहब थे बीजेपी के, अरुण जेटली, तो उनकी भी कॉल डिटेल निकालने की कोशिश हुई थी, जिस वजह से काफ़ी पुलिस वाले भी पकड़े गए, थोड़े डिटेक्टिव भी पकड़े गए, बॉम्बे से भी कुछ डिटेक्टिव थे वो भी पकड़े गए। तो इस तरीके की चीज़ें चलती रहती है। बट मेरा यहाँ तक सवाल है, मैं इन चीज़ों से बचा के रखता हूँ अपने आप को कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना करूँ जो लॉ के ख़िलाफ़ हो, अनलॉफुल हो, या मतलब प्राइवेसी एक्ट को हार्म करती हो। सर, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन और एक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, टूल्स तो सब सेम होते हैं। जब हम प्राइवेट की बात करते हैं तो प्राइवेट तो सारा ही है, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन भी प्राइवेट है और पर्सनल भी प्राइवेट है। बट पर्सनल और कॉर्पोरेट में फ़र्क ये है कि पर्सनल जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं शादी से पहले जांच की, या कोई लव अफेयर चल रहा है उसकी जांच करनी है, या फिर शादी हो चुकी है, हस्बैंड को अपनी वाइफ पे डाउट है या वाइफ को हस्बैंड पे डाउट है तो उसकी जांच करनी है, या कोई सर्वेंट वेरिफिकेशन करनी है, या इस तरीके से जो पर्सनल लेवल पे है जहाँ पे पुलिस का कोई लेना देना नहीं है, कोई इंसिडेंट ऐसा नहीं हुआ जहाँ पे क्राइम हुआ है। क्योंकि जो अफेयर्स चलते हैं आज की डेट में तो वो कोई क्राइम नहीं है एक्चुअली, ठीक है, उसमें कोई पुलिस कुछ करेगी नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होती पुलिस। तो उसमें लोग हमारे पास आते हैं जांच कराने के लिए कि भाई ऐसा कुछ है भी या नहीं, अगर है तो एविडेंस मिले, सो दैट वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाके डिवोर्स फाइल कर सके। तो ये तो पर्सनल होगी। कॉर्पोरेट में ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे धोखेबाजी होती है। जैसे हमने सोनी टीवी के लिए काम किया, तो सोनी, आपने देखा होगा कि सोनी के बड़े बड़े सोनी सेंटर के नाम से शोरूम खुल जाते थे, ठीक है। तो अब सोनी क्या करता था कि उसने अपने डीलर्स बनाए,
डीलर बना के उनको सामान दे दिया 2-2, 3-3, 5-5 करोड़ रुपए का, और कुछ पैसे उनसे ले लिए, 1-2 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट करा ली, और बाकी का सामान अपना दे दिया उन्होंने कि भाई बिक गया तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरीके से वो चलते थे। अब चालाक लोग क्या करते थे कि सामान ले लेते थे और रातों रात बंद करके अपना सामान बेचा और रातों रात बंद करके चले गए। तो अब उनको ढूंढने का काम हमारा होता था कि भाई उनको ढूंढो, ये कौन लोग थे, क्या था। लिटिगेशन कोर्ट में चल रहा है जी, ठीक है, बट कोर्ट के अंदर क्या है, कोर्ट की मजबूरी क्या रहती है कि कोर्ट को एक करंट एड्रेस चाहिए होता है पर्सन का, क्योंकि समन कर सके। अगर समन ही नहीं सर्व होंगे तो किसको पकड़ेगी कोर्ट। अगर वो विदेश में जाके छुप गया तो वो सालों साल छुपा रहेगा, तो उसका जो केस है ऐसे ही कोर्ट में लंबित पड़ा रहेगा। तो कोर्ट को, कानून को उसका करंट एड्रेस चाहिए, जो कि हम एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव ढूंढ के देते थे। पुलिस का इसमें कोई ज़्यादा काम होता नहीं था कि पुलिस, क्योंकि ये कॉर्पोरेट मामला है, ये पैसे की लेन देन का मामला है, तो इसमें सिविल केस हो गया। हाँ, सिविल केस हो गया। तो सिविल केस में ज़्यादातर पुलिस कोई तहकीकात ज़्यादा करती नहीं है उसमें, या बहुत ज़्यादा ध्यान देती नहीं है। तो उसमें प्राइवेट डिटेक्टिव का रोल शुरू होता है। ऐसे डुप्लीकेट ब्रांड बनते हैं जिसको हम IPR केसेस के बोलते हैं, कॉपीराइट के केसेस बोलते हैं। तो उसमें भी जितने भी डुप्लीकेट ब्रांड पकड़े जाते हैं, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, उसमें ज़्यादातर प्राइवेट डिटेक्टिव ही काम करते हैं, लेकिन उनका नाम नहीं आता। नाम पुलिस का ही आता है कि क्राइम ब्रांच ने वहाँ पे रेड डाली। इंटेल आप लोग लेके आते हो? हाँ, इंटेल हम लेके आते हैं, सारा काम हम करते हैं, फिर पुलिस को इन्वॉल्व करते हैं और फिर अपना इस तरीके से काम होता है। आपने सर अभी एक बात बोली जी कि प्राइवेट डिटेक्टिव का नाम नहीं आता बीच में, राइट? एज अ डिटेक्टिव आप कैसे इंश्योर करते हो कि कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे इंश्योर करते हो कि हम जो काम कर रहे हैं बहुत डिस्क्रीट तरीके से करेंगे? क्या ये आपके इतने साल का एक्सपीरियंस है जिसको देख के लोग आपको काम देते हैं, या कुछ ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपनी कॉन्फिडेंशियलिटी और डिस्क्रीटनेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हो और क्लाइंट को भी शो करते हो कि हाँ, हमारे को केस दोगे तो आपका केस जो है वो बिल्कुल सेफ और सिक्योर रहेगा? इसको ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आपको पेट में दर्द हुआ तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे? आप एक डॉक्टर को ढूंढोगे, तो या तो आपके आसपास कोई डॉक्टर होगा जिनसे आप पहले कभी सर्विसेज ले चुके हों, या आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदारी में या आपके भाई बंधु जानते होंगे कि फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, वो डॉक्टर अच्छा है, ठीक है। तो अच्छे, जब हम अच्छे की बात करते हो, अच्छा का डेफिनेशन क्या है? अच्छे की डेफिनेशन ये है कि जिसका सक्सेस रेशो अच्छा हो, जो आपकी चीज़ों को सही से आपको समझ सकता हो, सही दवाई दे सके आपको। उसी तरीके से आप खाना खाने जाओगे तो आप ऐसे रेस्टोरेंट को देखोगे जो सही तरीके से हो, जो पुराना हो थोड़ा, जिसका नाम अच्छा हो, या आप गूगल रिव्यू देख लोगे कि अच्छा गूगल रिव्यू में अच्छा 4.9 है, 4.8 है, या 4 से ज़्यादा है, तो वो देख लोगे। हम कोई अमेजोन से चीज़ ऑर्डर करते हैं, फ्लिपकार्ट से चीज़ ऑर्डर करते हैं, तो हम जनरली पहले रिव्यू देखते हैं कि नंबर ऑफ़ रिव्यूज़ क्या है और उसमें उनका स्टार रेटिंग क्या है। तो ये कुछ सेट चीज़ें हैं जो एक क्लाइंट जब हमारे पास आता है तो ये देखता है कि इनका कितना पुराना बिजनेस है, कितने समय से ये बैठे हैं। इनफैक्ट जब मेरे से कोई लोग मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि आपका कितना पुराना ऑफिस है ये, जो बहुत रिसर्च करके नहीं आए होते। तो जब उनको पता चलता है कि अच्छा इसी ऑफिस में ये 15 साल से बैठे हैं, कंपनी 25 साल से है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये रजिस्टर्ड है। अगर आप कंपनी की बात करो तो कंपनी भी रजिस्टर्ड है, उसमें 2 मिनट में किसी को गूगल पे डालेंगे, आजकल सब कुछ गूगल पे मिल जाता है आपको। तो मैं अपने वीडियोस में भी कहता हूँ कि जब भी आप कोई डिटेक्टिव हायर करने जाओ तो आप पहले उसकी 5 मिनट तहकीकात कर लो कि वो सही बंदा है भी या नहीं, या कम से कम वो APDI का मेंबर तो होना चाहिए। अगर वो APDI का जो हमारी एसोसिएशन है उसका मेंबर है तो वो आपके साथ कुछ गलत करने की नहीं सोचेगा, वो आपका पैसा लेके बैठेगा नहीं, आपका काम करने की कोशिश करेगा। हो सकता है सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हों कि आपका काम ना हो तो वो आपके साथ सेटल कर लेगा, आपको बता देगा कि भाई काम नहीं हुआ आपका, या और क्या उसके बदले में कर सकता है वो। बट वो ऐसा नहीं करेगा कि आपसे पैसा लिया और अगले दिन उसका फ़ोन बंद हो गया या मोबाइल बंद हो गया उसका, तो वो इतनी बेईमानी नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का यहाँ तक सवाल है, जब डिटेक्टिव की बात आती है तो सभी को इतना पता है, इतने ज़िम्मेदार हैं जितने भी डिटेक्टिव हैं हमारे,
तो वो इतने जिम्मेदार है कि उनको पता है कि एक केस की क्या अहमियत है या उस बंदे की लाइफ का सवाल है, तो वो कोई भी ऐसी चीज़ ना करे जिससे कि उसकी जो कॉन्फिडेंटिटी है वो भंग होती हो या उसके बारे में उसको कोई नुकसान होता है। जितने भी केस मैं पॉडकास्ट में डिस्कस करता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता उसमें, और वो मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि मैं पुराने केस बताऊँ जिनका आज की डेट में कोई असर नहीं पड़ता, अगर किसी को पता भी चले तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसलिए मैं कुछ केस डिस्कस भी कर लेता हूँ उसमें। मेरा पर्पज़ होता है लोगों को एजुकेट करना कि भाई हमारे समाज में इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, तो सबसे पहले हमें उन चीज़ों से बचना है। दूसरा, अगर हमारे साथ हो रही है तो फिर हमें क्या मेजर्स लेने चाहिए, फिर हमने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है, तो वो चीज़ होती है। तो सबसे कॉमन किस टाइप के केसेस आते हैं आपके पास? मेरे पास प्री मैट्रिमोनियल के ज़्यादातर केसेस आते हैं, क्योंकि मेरी टैगलाइन है शादी से पहले जांच है ज़रूरी। तो अगर आप शादी करने जा रहे हो तो आप उसकी जांच कर ले, क्योंकि लोग आज की डेट में अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं, जो कि होते भी हैं, लेकिन जब दिल की बात आती है तो दिमाग लगाना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि भाई रिश्ते में दिल से काम चलेगा, लेकिन जब रिश्ता बने तब दिमाग भी ज़रूर लगाओ। एक बार रिश्ता बन गया उसके बाद दिमाग मत लगाओ, क्योंकि पहले दिमाग लगाओगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन रिश्ता जुड़ने के बाद दिमाग लगाओगे तो नुकसान होगा आपका। सर, सबसे फेवरेट केस कौन सा रहा, या इस तरीके से कहते हैं कि सबसे फेवरेट, मेमोरेबल और चैलेंजिंग केस कौन सा रहा जिसने आपके भी हाथ पैर फुला दिए? तो जैसे सभी केसेस वैसे तो फेवरेट ही होते हैं। फेवरेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम अपना बेस्ट दे पाते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे हमने काम करके समाज के लिए कुछ अच्छा किया है, अपने क्लाइंट के लिए कुछ अच्छा किया है, या अगर क्लाइंट हमारे पास नहीं आता तो उसका बहुत नुकसान हो सकता था, बहुत इस तरीके की चीज़ें हो सकती थी जो उसकी लाइफ में नहीं होनी चाहिए थी। तो अभी कुछ समय पहले हमने एक केस किया था पोस्ट मैट्रिमोनियल का। एक बिजनेसमैन है और उन्होंने हमें केस दिया कि उनकी वाइफ के ऊपर उनको डाउट है और वो जानना चाहते कि उनकी वाइफ की लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि वाइफ से जब वो बात करते तो क्लियरिटी नहीं आती उनको कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। उनके अपने जो रिलेशनशिप है वो जीरो हो चुके हैं, अलग अलग बेडरूम में सोते हैं वो, लेकिन रिश्ता बना हुआ है। अब वो डिवोर्स भी नहीं दे रही है उनको, ठीक है, वो बात करते हैं तो पैचअप की भी कोई बात नहीं करती है। तो वो अपने घर के अंदर ही सेपरेटेड हो चुके हैं, 5-6 साल हो गए शादी को, बट सेपरेट हो चुके हैं, एक छोटा बच्चा भी है उनका, ठीक है। तो बट उनको लगता है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, अब क्या चल रहा है पता नहीं है। अब उन्होंने क्या किया, एक जो अच्छी बात नहीं की उन्होंने उसके कमरे में बग वगैरह लगाया अपने आप, यूट्यूब वगैरह से देख करके, इधर उधर से अधपकी नॉलेज लेकर के, और वाइफ को पता चल गया। तो वाइफ को ये पता चल गया कि ये बंदा ना क्योंकि पैसे वाला बंदा है तो कुछ भी कर सकता है ये मेरे खिलाफ, ठीक है। तो अब वो बड़ा कॉन्शियस रहने लगी। तो उसमें दिक्कत ये हुई कि जब हमने काम शुरू किया, हमें 2 महीने तो पकड़ में नहीं आया कि चल क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि जो हमारे क्लाइंट थे उन्होंने, जब वो कहीं बाहर भी जाती थी, आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ इंडिया, तो वो वहाँ के डिटेक्टिव्स को हायर करके वो होटल में छोड़ देते थे कि अच्छा किससे मिलती है, क्या करती है। अब उनको कहीं ना कहीं ये पता चल जाता था कि भाई ये चीज़ है। तो जब हमारे पास आए तो हमने सारा केस डिस्कस किया और 2-3 मीटिंग की केस लेने से पहले, टेकअप करने से पहले। तो हमने कहा कि भाई देखो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो, क्योंकि आपको पूरा डाउट है कि कुछ ना कुछ चल रहा है और निकल कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वाइफ को पता है कि आप उनकी इन्वेस्टिगेशन पहले से विजिलेंट हैं, पहले से आप विजिलेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि हमें जो यहाँ से इंफॉर्मेशन पास हो रही है वो हमें जो सुराख है वो बंद करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आएगा वो देखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि एक लिस्ट बनाई कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपके आसपास कितने लोग हैं जो आपका मोबाइल भी छू सकते हैं, आपका लैपटॉप भी देख सकते हैं, आपकी बात भी सुन सकते हैं। तो उसकी लिस्ट बनाई, 12-13 लोग निकले, जिसमें 4-5 घर के नौकर थे और 4-5 उनका अपना स्टाफ था। अब मैंने कहा भी इसकी आप 3
पार्ट में इसको डिवाइड करो, ग्रीन, ग्रे और रेड। रेड में वो लोग आएंगे जिनके ऊपर बिल्कुल आपको 100% डाउट है कि ये लोग आपकी वाइफ के साथ मिले हो सकते हैं। ग्रे में वो लोग आएंगे जिनके बारे में आपको पता नहीं है, आप श्योर नहीं हो कि ये इस तरफ है या उस तरफ है। राइट। ग्रीन में वो लोग आएंगे जिनके ऊपर 100% आप विश्वास करते हैं। कहता ठीक है जी, उसने बना के दिए। तो जब वो लिस्ट तैयार हुई तो उसमें से 3 एक लोग थे जो बिल्कुल ग्रीन लिस्ट में थे। ओके। तो हमने पूछा कि भाई ये ग्रीन लिस्ट में क्यों है? तो उसने बताया कि ये मेरा 15 साल से पुराना बंदा है, ये मेरा ड्राइवर है, ये मेरा ऐसे है, मेरा वैसे है। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो रेड वाले थे, रेड वाले कहते जी ये 6 महीने से आया है, ये 2 महीने से आया है, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो फिर हमने पैटर्न पता किया कि कौन कौन लोग कब कब उनके साथ रहते हैं। ओके। तो हमने कहा भाई रेड वालों को तो छोड़ ही देते हैं, क्योंकि रेड वालों को इसलिए छोड़ना ज़रूरी है क्योंकि उनके ऊपर तो उनको पहले से ही डाउट है, तो वो कुछ करेंगे तो इनको पता चल जाएगा, तो वो करेंगे ही नहीं कुछ ऐसा, क्योंकि उतने पास भी वो जा नहीं सकते कि भाई कुछ करें। ठीक है। हमने कहा कि भाई ये जो ग्रीन वाले लोग हैं और जो ग्रे वाले हैं इनको पकड़ते हैं। उनके ऊपर हमने फिर इंक्वायरी शुरू की। जब इंक्वायरी शुरू की तो उसमें हमें 2 लोग मिल गए ऐसे, एक उसका ड्राइवर मिल गया, एक उसका पीए था, वो मिल गया कि भाई ये जो खबरें हैं ये आपकी वाइफ को देते हैं। तो हमने इनको कहा कि ठीक है, अब हम इनको मिसलीड करेंगे। ठीक है। हमने प्लान तैयार किया। तो हमने कहा अब आपने नॉर्मल रहना है, अब मिसलीड करेंगे इनको। और हमने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन उनके मोबाइल में डालना शुरू किया कि एक हमने सेटअप किया कि भाई इनसे ये बात कर रहे हैं अब। ठीक है। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जब उनके पास गई तो उस तरीके से वो अपना हो गई कि फलाने होटल में उन्होंने अपना वो लगा दिया है। उनका प्रोग्राम था कहीं जाने का, सिंगापुर जा रही हैं वो 6-7 दिन के लिए, तो वहाँ पे लगा दी कि फलाने होटल में रुकेंगी, तो वहाँ का ये स्टाफ है उसको इन्होंने सेट कर लिया है, वहाँ का मैनेजर है उसको सेट कर लिया है, वहाँ की डिटेक्टिव एजेंसी है उसको हायर कर लिया, ये चीज़, जबकि ऐसा कुछ किया नहीं उन्होंने। तो अब उनका जो मैडम का सारा फोकस इस बात पे हो गया कि भाई सिंगापुर जिस होटल में रुकूंगी तो वहाँ पे ये सारा कुछ मेरे को पकड़ेंगे। बंदोबस्त पहले से कर रखा, बंदोबस्त इन्होंने पहले से कर रखा। तो अब हमें भी पता था कि इन्होंने बंदोबस्त किया होगा अपने आप को बचाने के लिए। हमने कहा भाई हम अपना काम इस तरीके से करेंगे कि इनको पता ना चले कि क्या हो रहा है। तो वो बिजनेस क्लास में जाती थी जब भी कहीं बाहर जाती थी। तो अब हमने जब उनका प्लान हमें पता चला अगले 2 महीने का कि ये 2 महीने में 3 जगह जाएंगी, तो हमने कहा कि भाई हम इनको फॉलो करेंगे। इनके घर से एक टीम फॉलो करेगी इनके घर से एयरपोर्ट तक, एयरपोर्ट पे अलग टीम, क्योंकि टिकट्स वगैरह हमारे पास पहले से थी, और एयरपोर्ट से लेके एयरपोर्ट तक, दूसरी एयरपोर्ट तक, दूसरे कंट्री तक दूसरी टीम फॉलो करेगी। फिर हम इनको छोड़ देंगे फ्री, क्योंकि वहाँ पहले हमने इनको खबर फैला रखी है कि वहाँ पे टीम ऑलरेडी है, राइट, जो कि नहीं है। तो वहाँ पे ये कुछ करेंगी नहीं, अगर करेंगी तो ये बाहर जा कर के करेंगे कुछ। ठीक है। तो जो हमने पैटर्न किया नटशेल में देखा कि वो फ्लाइट में जा रही हैं। एक बार हमने देखा नॉर्मल गई वो फ्लाइट में, बीच में वो आधा घंटे के लिए गायब हो गई फ्लाइट से, फ्लाइट के अंदर ही गायब। तो फ्लाइट के अंदर ही गायब हो गई? हाँ, अंदर गायब इसलिए हो गई कि जैसे बाथरूम गई वो। अब हमने कहा ठीक है वॉशरूम गई हैं, अब नज़र हमारी टीम की उधर ही है। तो वॉशरूम गई, 20-25 मिनट उनको लग गए, करीब रफली आधा घंटा। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, वापस आके बैठ गई और अपना चली गई, और वो उसमें हमें कुछ नहीं पता चला। फिर हमने जब उनका पैटर्न देखा कि क्या क्या पैटर्न है, फिर हमने अपने क्लाइंट से बात की कि भाई इनका बिहेवियर क्या है, ये कितना पानी पीती हैं, कितने समय में वॉशरूम जाती हैं, क्या करती हैं। जनरली जब सुबह वॉशरूम जाती थी, जब आपकी शादी ठीक चल रही थी, जब आपका बेडरूम एक था, वॉशरूम एक था, तो कितने समय तक ये वॉशरूम में रहती थी। तो बड़ी डिटेल में 2-2.5 घंटे डिस्कस किया, तो हमें पता चला कि वो वॉशरूम इतना टाइम नहीं रहती है। ओके, ठीक है। तो हमने कहा यार ये जो 25 मिनट आधा घंटा ये वॉशरूम में, वो भी एयरलाइंस के वॉशरूम में इन्होंने लगाया, वो क्या किया इन्होंने? भाई मेकअप तो किया नहीं वहाँ जा कर के, ठीक है, नहाई मतलब शावर तो नहीं लिया इन्होंने, या ऐसा कुछ तो नहीं किया, तो ये तो जाके वॉशरूम से वापस आ गई हैं। ठीक है।
तो हमने कहा चलो अब नेक्स्ट टाइम से इसको भी ध्यान में रखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हमने किया है इसके ऊपर काम, तो हमें पता चला कि वो वॉशरूम गई हैं, जिस वॉशरूम में गई हैं 2-3 मिनट बाद एक बंदा उठ करके बिजनेस क्लास से वो दूसरी सीट पे बैठा है, वो भी वॉशरूम में चला गया। अच्छा, सेम वॉशरूम में? वो सेम वॉशरूम में चला गया। ठीक है, अब हमारी टीम देख रही है। ठीक है, और उसके बाद वो करीब 27-28 मिनट में वापस आए। पहले मैडम निकली, 2-3 मिनट बाद बंदा निकल आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे वो पकड़े गए। अब क्योंकि अभी तक हमारे क्लाइंट को ये नहीं पता था कि बंदा कौन है। अब बंदा हमने देख लिया। ठीक है, उसकी फ़ोटो वगैरह भी ले ली हमने बंदे की, फ्लाइट में ले ली। हाँ। तो मतलब वॉशरूम से निकलते हुए तो नहीं ले पाए, लेकिन हमें पता चल गया कि ये बंदा है। ओके, आगे पीछे भी ये होगा। तो 2 महीने के अंदर 2 इंसिडेंट्स ऐसे हुए, यहाँ पे हमने उनको 2 बार पकड़ा, क्योंकि 2 महीने के अंदर वो 3 बार गई। पहले हम मिस कर गए क्योंकि हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि फ़्लाइट के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये बड़ा अनयूजुअल था कि वो आधा घंटा बाथरूम में उन्होंने स्पेंड किया है। तो हालांकि वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि हमें उस पर डिस्कस करना था, लेकिन क्योंकि पकड़ा नहीं जा रहा था कुछ, तो क्लाइंट के साथ जब हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया तो उनका पहला ही ये रिएक्शन था कि अरे आधा घंटा लगा दिया उन्होंने वॉशरूम में। तो उससे मेरे दिमाग में थॉट आया कि भाई आधा घंटा क्यों लगाया उन्होंने। हालांकि उस समय ये नहीं था कि कोई और भी बाथरूम में हो सकता है उनके साथ, वॉशरूम में हो सकता। बट जब सेकंड टाइम फिर हमने इसके ऊपर गौर किया तो इस तरीके से पकड़ गए। दूसरी बार भी पकड़े गए। दूसरी बार तो हमने प्रॉपर उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह की। वहाँ पे हमने पोजीशनिंग ऐसी की कि भाई यहाँ पे उनकी सीट है, उसके आसपास रहे वो, और वॉशरूम को भी हम कैप्चर करें। तो 2 टीम लगाई हमने जो कि उस तरीके से करे। तो उस तरीके से हमने उनको पकड़ा, और इस तरीके से जब पर्सन का प्रोफाइल पता किया, वो भी एक बड़ा बिजनेसमैन था, और वो इसी तरीके से छुप छुप के मिलते थे। क्योंकि फ्लाइट के बाथरूम में तो लेकिन फ़्लाइट अच्छी थी। मैं मतलब एयरलाइंस का नाम नहीं लूँगा। तो लेकिन उनके वॉशरूम भी बड़े होते हैं। ठीक है ना। तो शावर वगैरह भी लगे होते हैं, सब चीज़ें होती हैं उसमें। ठीक है, तो क्योंकि हस्बैंड को डाउट था, उसने कमरे में भी लगवा दिया था और बाहर भी वो देख रहा था। तो मुझे लगता है कि उन्होंने सेफ समझा कि ठीक है भाई, जब मिलना है तो इस तरीके से मिलते हैं अपना, और बाद में अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब तो इस तरीके के केसेस हमारे पास बेसिकली आते हैं, जो हम पोस्ट मैट्रिमोनियल के जनरली हम इन्वेस्टिगेट करते हैं। सर, कितना कॉमन हो गया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के केसेस होना, या अभी नंबर बढ़ रहा है या पहले ज़्यादा था? नहीं, अभी नंबर बढ़ रहा है मुझे लगता है धीरे धीरे, क्योंकि लोगों के अंदर सहन शक्ति नहीं है अभी। लोग मतलब सहारा ढूंढने की कोशिश करते हैं। सहारा तो उनको देखिए मिल ही जाता है। मतलब बहुत लोग, अगर एक लड़की की शादी होती है कॉलेज टाइम में, जॉब के वक्त में उनके बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं, मेल फ्रेंड बन जाते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन गलत तब हो जाता है जब उनकी शादी में कोई तकलीफ़ होती है और वो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सअप स्टेटस लगा देते हैं वो कि भाई ऐसी बात वैसी बात। तो जो इस तरीके के करैक्टर हैं वो सहारा देने आ जाते हैं, कंधा देने आ जाते हैं। तो अब वो फिर मिसगाइड करते हैं लड़की को, तो मिसगाइड हो जाती है वो, उससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाता है। नहीं सर, इस तरीके के केसेस लव मैरिज में ज़्यादा देखे जा रहे हैं या फिर अरेंज मैरिजेस में ज़्यादा देखे जा रहे हैं? मुझे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 25 साल का, लव मैरिज में ऐसे केसेस ज़्यादा होते हैं। ओके। क्योंकि वहाँ पे लव मैरिज में स्कोप ये होता है कि शादी से पहले आप एक दूसरे को इतना जान लेते हो, इतना समझ लेते हो कि शादी के बाद स्कोप नहीं बचता कि एक दूसरे को समझना है। शादी के बाद लव तो ख़त्म हो जाता है, फिर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि निभानी है, और वो जिम्मेदारी आप शादी से पहले सोचते नहीं हो। जैसे मैंने पहले कहा कि हम समझते नहीं है कि हमें शादी के बाद क्या क्या करना है। आप अपना बेडरूम भी शेयर कर रहे हो, अपनी वार्डरोब भी शेयर कर रहे हो, अपना बाथरूम भी शेयर कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। रिस्ट्रिक्शन हो जाती है कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, और दो आपकी फैमिली हो जाती है, उनको टाइम भी देना आपने। तो वहाँ पे दिक्कत होती है, वहाँ पे फिर अनबन रहना शुरू हो जाती है। सर, कैसे पता चलता है कि एक पार्टनर चीट कर रहा है? कैसे अंदाज़ा लगता है, या आप कैसे स्पेसिफिकली पता करते हो कि हाँ यार ये इंसान
केस लेते हो और आपको अंदाजा होता है कि हाँ यार हो सकता है इंसान चीट कर रहा है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जब दो लोगों के बीच में ठीक ठीक रिलेशनशिप चल रहा हो, साल 6 महीने हो गए हों, और उसके बाद हस्बैंड या वाइफ टाइम देना कम कर दे, फिज़िकल इंटीमेसी जीरो हो जाए या ना के बराबर हो, तो एक ये साइन है कि हाँ उनका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा होगा या कहीं पे उनका जो माइंड है डाइवर्ट हो रहा है। दूसरा है कि अगर आप फाइनेंस अपने छुपाने लग जाते हो अपने पार्टनर से, तो उससे भी लगता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि पहले नहीं हो रहा था। और तीसरा है कि अगर आप अपने मोबाइल को लॉक कर लिया, अपने पासवर्ड डाल लिया, पहले आपकी शादी हुई तो आपका मोबाइल ऐसे ही पड़ा रहता था, आपका पार्टनर भी उसको देख सकता था, एक्सेस कर सकता था, या अपने पार्टनर को कह देते यार इसका फ़ोन आया तो उठा ले तू, ठीक है ना, सुन ले किसका फ़ोन है, मैं बाथरूम में हूँ, वटेवर जो भी है। तो लेकिन अब क्या हो गया कि बाथरूम में भी फ़ोन लेके जाने लग गए हो आप पासवर्ड भी लगा लिया उसमें। तो एक ये सबसे बड़ा साइन है। इसी तरीके से जब बातें छुपानी या लेट आना घर पे, ठीक है, तो ये कुछ 4-5 साइन हैं जिससे हस्बैंड को या वाइफ को लगता है कि कुछ ना कुछ चल रहा है। मतलब अगर ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें बदलने लग गई हैं तो इंसान को चौकन्ना हो जाना चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, सबसे शॉकिंग और अनएक्सपेक्टेड केस क्या था आपके करियर में आज तक, जो इनफिडेलिटी का केस हो और आपको लगाओ यार ये तो हदें ही पार हो गई हैं? मैं अभी हाल फिलहाल में एक केस किया, प्री मैट्रिमोनियल का था। उसके अंदर लड़की बेंगलोर में रहती है और वो हमारे पास आई। उसकी एज होगी करीब 28 साल जी। तो कैरियर उसका सेट है, सब चीज़ें ठीक है। तो उसने सोचा मैं शादी करती हूँ। तो घर वालों ने भी रिश्ता देखना शुरू किया, उसने खुद भी देखना शुरू किया। तो घर वालों की तरफ से ऐसी पाबंदी नहीं थी कि भाई आपने कैसा रिश्ता देखना है कैसा नहीं। उन्होंने लगा भैया बेटा तुम खुश हो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको एक लड़का पसंद आया। तो उसने कहा कि भाई मैं शादी करने से पहले जांच कराऊंगी इसकी। तो किसी ने उसको बोला कि भाई आप इस के पास चले जाओ, डिटेक्टिव गुरु के पास, और इसकी जांच करा लो कि लड़का कैसा है। ठीक है। तो सब चीज़ें ठीक चल रही थी, ठीक है। तो उसने जब हमने उस लड़के की जांच की, जब उसके ऊपर हमें सारी चीज़ें ठीक मिली, वो ठीक ठाक पैसा कमाता था, अच्छा काम कर रहा था, सारी चीज़ें ठीक थी। तो अब लड़की कहती है कि करैक्टर के बारे में भी बताओ मुझे कि करैक्टर कैसा है। तो वो एक जिम जाता था। ओके। तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, अब हम 1 महीने की मेंबरशिप लेते हैं हम। तो हमारे फील्ड एजेंट ने 1 महीने की मेंबरशिप ली। तो हमने कहा वहीं पे जांच करते हैं, क्योंकि जितने भी इस तरीके की गलत चीज़ें होती हैं कई बार जिम से शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें जब हमने उसके ऊपर नज़र रखनी शुरू की, तो कभी वो इस लेडी से बात कर रहा है, कभी उससे बात कर रहा है, चलो वो नॉर्मल थी चीज़ें। और बाद में देखा कि वो जैसे सुबह 7 बजे जाता था जिम, 8 साढ़े 8 बजे ख़त्म किया, वो किसी लेडी के साथ बैठ कर के कार में चला जा रहा है। अच्छा। सुबह सुबह, ठीक है। तो हमने कहा यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पास तो अपनी गाड़ी है, बाइक है, ये खुद की गाड़ी में जा सकता है। तो जब हमने पूरी तहकीकात की तो पता चला वो मेल प्रोस्टिट्यूट था और उसके उस समय एक टाइम पे 22-23 लेडीज़ के साथ संबंध थे उसके, जो उसको पे करती थी। तो अब सोचिए कि वो लड़की अगर उससे शादी कर लेती तो उसका क्या हाल होता। ओह गॉड। तो ये शॉकिंग था मेरे लिए। मतलब 1-2 अफेयर तो जनरली मिल जाते हैं, बट इस तरीके का कुछ मिले तो ये बड़ा शॉकिंग था हमारे लिए। सर, हम पहले के समय में सुनते थे कि शादी से पहले तहकीकात कराई जाती है, लोग अरेंज मैरिज करते हैं तो चेक करते हैं। स्पेशली ज़्यादातर लड़की वालों के साइड में ये इन्वेस्टिगेशंस होती थी कि लड़के वाले किसी ना किसी को भेजते थे कि जाओ उनके शहर में जाओ, उनके गांव में जाओ और देखो कि लड़की का चाल चलन कैसा है, लड़की के कहाँ कहाँ जाती है, कैसा उठना बैठना है, क्या घर परिवार सही है, इस तरीके की इन्वेस्टिगेशंस होती थी। बट क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे भी प्री मैरिटल इन्वेस्टिगेशन उतनी ही ज़ोर शोर से करी जाती है? मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, लोग प्री मैट्रिमोनियल को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं।
ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। ओके। क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं कि हम इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट वो होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट सम टाइम क्या होता है कि जब अपना मामला कोई आता है तो इंटेलिजेंस जो है दरी की दरी रह जाती है। ओके। लोग लड़के वालों से बात करते हैं, लड़की वालों से बात करते हैं, उनको लगता है जितना हमने पूछ लिया, जितना हमने जान लिया वो काफ़ी है रिश्ता करने के लिए। आज भी लोग अगर अरेंज मैरिज करते हैं वो इस तरीके से करना चाहते हैं कि लड़के लड़की को मिलवा दिया, 1-2 मीटिंग कर ली, अब उसके बाद लड़का लड़की हाँ या ना बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये आज की डेट में ठीक नहीं है, प्रैक्टिकल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी भी देखनी चाहिए, कितनी अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर के वो देखनी चाहिए, उनके बीच में म्यूचुअल रिस्पेक्ट है या नहीं है वो भी देखनी चाहिए, तभी एक रिश्ता सफल हो सकता है। मैं अभी एक बुक लिखी है मैंने, वो इसी के ऊपर लिखी है, शादी से पहले जांच है ज़रूरी। तो इसके अंदर मैंने ये सारे एलिमेंट डाले कि एक शादी करने से पहले अगर कोई डिसीजन पर्सन लेता है शादी से पहले, तो वो उस बुक को पढ़ ले तो उसको सारे कॉन्सेप्ट, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि उसको शादी से पहले करना क्या है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आप शादी के लिए कितने फिट हो, अपने आप को कितना फिट समझते हो, क्या आप मैरिज मटेरियल हो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है। कई बार ऐसे लोग होते हैं जो मैरिज के लिए बने ही नहीं होते। ओके। जो जिनको लगता है कि भाई मैरिज उनके बस की बात नहीं है, वो मैरिज को निभा ही नहीं सकते। वो अपनी सेल्फ सेंटर्ड लोग कह सकते हो या सेल्फ लवर कह सकते हो, जो खुद से प्यार करते हैं सिर्फ, वो दूसरे से प्यार कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कि उनको फिर मैरिज नहीं करनी चाहिए। सर जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि हर इंसान को शादी से पहले इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। फिर विश्वास का क्या? व्हाट अबाउट द ट्रस्ट? ये सब चीज़ें जो होती हैं और होती आ रही हैं, ये विश्वास के बेसिस पे होती हैं, राइट? कि मेरा विश्वास है कि वो इंसान सही होगा, ये ऐसे ही तो होता आ रहा है कई सौयों सालों से। यही तो होता है ना कि आप रिश्ता देखने जाते हो, आप विश्वास करते हो, और विश्वास के आधार पे आप एक नया जीवन शुरू करते हो एक इंसान के साथ। बट आप जो कह रहे हो कि समय इस तरीके से बदल चुका है कि बिना इन्वेस्टिगेशन के इंसान को शादी करनी ही नहीं चाहिए। शादी करने से पहले हमारे हिंदू धर्म में एक कुंडली देखने का रिवाज है जी, ग्रह देखने का रिवाज है। तो कस्टम्स निभाने का है, एक दूसरे के पूछते हैं कि आपका कस्टम क्या है, हमारा कस्टम क्या है, मैच होता है या नहीं होता है। तो उसी तरीके से मुझे लगता है कि एक बजट जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए इसलिए डाल देना चाहिए कि विश्वास तो आपका तब बनेगा जब आप उसके साथ रिश्ते में आओगे। जब तक रिश्ते में आए नहीं, वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानता। मैं तो ऐसे केस देखता हूँ कि लड़की लड़का देखने जा रही है, उसका बॉयफ्रेंड ही उसको कार पे लेके आ रहा है रेस्टोरेंट में कि लो भैया मीटिंग कर लो, क्योंकि वो जो बॉयफ्रेंड है वो ऑलरेडी मैरिड है, वो तो शादी कर नहीं सकता उसके साथ। लेकिन लड़की कहती है भैया मेरे को छोड़ दो वहाँ पे, मैं देखती हूँ, अगर बंदा पसंद आया तो शादी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। अच्छा। और वो इसमें ये भी एलिमेंट ढूंढती है कि क्या बंदा ऐसा है कि कल को मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी तो इसको ज़्यादा एतराज़ नहीं होगा। ठीक है। अच्छा। तो उसके 2 तरीके हैं कि बंदा भी वैसा ही है, अगर उसका अफेयर कहीं चल रहा है, अगर मेरे को बातों बातों में समझ में आ गया तो मैं इसको हवा दूंगी थोड़ी, ये अपना अफेयर चलाता रहेगा, मैं इधर से अपना अफेयर चलाती रहूंगी। भाई साहब। ठीक है ना। या फिर ये इतना सॉफ्ट है कि ये मेरे को पकड़ नहीं पाएगा, तो वो ये एलिमेंट भी ढूंढती है। तो विश्वास का तो खून बहुत पहले से होना शुरू हो गया है, तो विश्वास नाम की कोई चीज़ तो रही नहीं ऐसी। ठीक है। बाकी ये कि जब आपने शादी कर ली, जब तक आपको कोई डाउट नहीं है, जैसे अभी हमने साइंस की बात की कि क्या क्या साइन होते हैं कि किसी का अफेयर चल रहा है, जब तक वो साइन नहीं मिलते तो आप विश्वास करो, क्या दिक्कत है विश्वास करने में? क्योंकि बिना विश्वास के तो कोई रिश्ता चलेगा नहीं। बट जब तक रिश्ता बना नहीं है आपका, तब तक तो आपको जो फंडामेंटल रूल रेगुलेशन है वो तो आपको करनी ही है ना, वो तो आपको निभाने ही पड़ेंगे, वो तो करनी है। तो इन्वेस्टिगेशन भी उनमें से एक है। नहीं करोगे तो ठीक है, हमारे पास पोस्ट मैट्रिमोनियल के लिए आ जाओगे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। सही कह रहे सर। बट अभी जो आपने एक बात बोली ना कि पहले से ही रिलेशनशिप में थी लड़की और लड़का जिसके साथ रिलेशनशिप में थी उसकी ऑलरेडी शादी हो गई है, और वो लड़की सिर्फ शादी करने के लिए शादी कर रही है, और इस तरीके के केसेस को
आम नजरिए में देखें तो एक तरीके से ये फ्रॉड है। फ्रॉड है, बिल्कुल है। और मार्केट में ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं। जैसे कि हमने सुना है कि गोल्ड डिगर्स होती हैं लड़कियां, एनआरआई, फेक एनआरआई ग्रूम्स होते हैं लड़के, जो कि खुद को एनआरआई बताते हैं और इंडिया में लड़कियों को झांसे में फंसा के उनसे शादियां कर लेते हैं। दहेज के फ्रॉड्स होते हैं। इस तरीके के केसेस को कैसे अनकवर करते हैं आप? देखिए, जैसे आपने गोल्ड डिगर की बात की, तो ये अभी सुष्मिता सेन की शादी जब हुई थी, तो उसके कॉन्टेस्ट में ये बहुत आया था कि उसने एक बड़ी उम्र के बंदे के साथ शादी कर ली और वो गोल्ड डिगर है इस तरीके से। तो कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर हुई थी, तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट चला। लेकिन ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ये कुछ नया नहीं है। नया इसलिए नहीं है कि जिस लड़की ने शादी करनी है वो ये तो देखेगी ना मेरा पति करता क्या है, कितना कमाता है, शादी के बाद मेरा फ्यूचर सिक्योर है या नहीं। तो मुझे इसमें कुछ गलत लगता नहीं है। मुझे लगता है ठीक है, ये तो एक बेसिक नीड होती है इंसान की, कि ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी क्या आ गया है कि लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड है, ठीक है, वो शादी करती है और सोचती है कि मैं इसकी दौलत पे ऐश करूं और इसको धोखा भी दूं। तो मुझे लगता है वो फ्रॉड हो गया फिर, क्योंकि आप सोच समझ के आप शादी निभाने के लिए नहीं कर रहे, आप सिर्फ पैसे के लिए शादी कर रहे हो, ठीक है, कि बाद में पैसा कैसे बनाएं। तो एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी बॉबी देओल की, अक्षय खन्ना की, हमराज। जी जी जी। तो हमराज इसी पैटर्न पे बनी थी कि वो बॉबी देओल को फंसाते हैं, ठीक है, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल मिल कर के, और उसको फंसा करके शादी होती है उनकी। बाकी बाद में लड़की का दिल बदल जाता है उसको, बॉबी देओल को देख के। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो लोगों ने एक मतलब स्कीम बनाई फ्रॉड करने की, ठीक है। बाद में लड़की को तो सारा कुछ मिल गया, तो बाद में उसने अक्षय खन्ना को डंप कर दिया, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई अब तो मैं बॉबी देओल के साथ ही रहूँगी। तो फिल्म का प्लान ये था कि लड़की का मन बदल गया कि नहीं, मैं इसको धोखा नहीं दूंगी। तो मेरा उस फिल्म को देखने के बाद सवाल अपने आप से ये था कि भाई लड़की को तो जो वो दोनों ने सोचा, लड़की को तो वो सारा कुछ मिल ही गया ना, लड़के को नहीं मिला। सर, अतुल सुभाष के केस पे आपका क्या कहना है? इसी कंटेक्स्ट में जानना चाह रहा हूँ। अभी एक केस हुआ अतुल सुभाष, जिस इंजीनियर थे जिन्होंने बेंगलोर से सुसाइड कर लिया, और उनकी भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी जहाँ पे लड़की उनसे इतना पैसा, इतने फाइनेंशियली उनको इतना ज़्यादा बर्डन में डाल दिया। क्या आपको लगता है वहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का मामला रहा होगा? नहीं, वहाँ पे क्या है कि जब हम यही कहते हैं कि एक औरत को आप इतना तंग मत करो कि वो बदला लेने के ऊपर उतारू हो जाए। जब वो बदला लेगी तो वो फिर अच्छे से लेगी बदला। यहाँ पे वो चीज़ तो नहीं थी। बट जब हम देखते हैं कि केसेस में जब इस तरीके की चीज़ें आती हैं तो लड़कियाँ लॉ का मिसयूज़ बहुत करती हैं। लॉ उनके साथ है, तो उससे नुकसान क्या होता है कि जो जेन्युइन विक्टिम लड़कियां हैं उनको भी इंसाफ नहीं मिल पाता। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे 376 का मामला के मामले हैं, तो अगर दो लोग लिव इन में रहते हैं, ठीक है, तो कल को लड़की थाने में जाके कहे कि ये पिछले 2 साल से मेरे साथ रेप कर रहा है, तो पुलिस की मजबूरी है उसका केस दर्ज करना, और पुलिस की मजबूरी है, क्योंकि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो पुलिस की मजबूरी है कि उसको गिरफ्तार भी करे। और 3-4 महीने उसको जमानत नहीं मिलती जब तक वो ये साबित नहीं कर पाता कि मैंने कोई शादी का इससे वादा नहीं किया था, ठीक है। तो उसी तरीके से इस तरीके के लॉ है, अपना डॉरी का लॉ है, डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ है, और अननेचुरल सेक्स का लॉ है। तो अगर ये प्रूव, तो बहुत देर की बात है, प्रूव तो होते नहीं है ये, लेकिन अगर ये केस दर्ज भी हो जाए तब भी बंदा अरेस्ट होने की कगार पे पहुंच जाता है, जो कि लड़कियां ब्लैकमेल करने के लिए पति के ऊपर ये केस लगाती हैं। मुश्किल से 2-4% केसेस ऐसे होते हैं यहाँ पे लड़कियां सच्ची होती हैं, यहाँ पे विक्टिम होती हैं बाकी वो। लेकिन क्योंकि 95-98% केस झूठे होते हैं, तो पुलिस हो गई, वकील हो गए, जज हो गए, उनके ऊपर 2% लड़कियों को देख ही नहीं पाते। तो उनकी एक धारणा बन जाती है कि ये फ्रॉडी केस होगा, ये गलती होगा। लेकिन कानून में लिखा गया है कि भाई लड़के को अरेस्ट करना है या लड़के के ऊपर केस चलाने हैं, तो वो चलाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि
उनकी कई बार नौकरी छूट जाती है। जैसे अतुल सुभाष की आपने बात की, उसकी दिक्कत क्या थी, 22-23 केस चल रहे थे उसके ऊपर और उनको हर तीसरे चौथे दिन कोर्ट में जाना पड़ता था। अब जिसके ऊपर केस चल रहा है, अगर वो कोर्ट नहीं जाएगा तो उसके खिलाफ जो उसकी जमानत है वो कैंसिल हो सकती है, उसको जेल में डाल दिया जा सकता है। तो इसलिए उसकी मजबूरी है कि हर डेट पे उसको पर्सनली प्रेजेंट होना ही पड़ेगा जज के सामने। लड़की नहीं होती प्रेजेंट, लड़की का वकील आता है, डेट लेके चला जाता है। तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स को भी इसमें थोड़ा काम करना चाहिए। अभी लॉ चेंज करने की ज़रूरत है। हालांकि बीच में थोड़ा सा चेंज हुआ है कि डॉरी के केस में कोई अभी अरेस्ट नहीं हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस के केस में अभी अरेस्ट नहीं हो रहा है। जब 2005 में डोमेस्टिक का केस लॉ शुरू हुआ था, एक्ट शुरू हुआ था, तो उसमें अगर कोई लड़की जाके थाने में ये कह देती थी कि मेरे साथ मार पिटाई हुई है, तो पर्सन अरेस्ट हो जाता था, उसकी पूरी फैमिली अरेस्ट हो जाती थी। 2012 आते आते तक कितने केस हो गए कोर्ट के अंदर कि कोर्ट को ये कहना पड़ा फिर कि भाई सुप्रीम कोर्ट को कि भाई अब लड़की को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तब जाकर के अरेस्ट होगा। अभी केस साइन हो जाता है, केस फिक्स हो जाता है, बट अगर कोई मतलब प्रूफ नहीं है तो वो अरेस्ट नहीं होता बंदा, अरेस्ट होने से बच गया। ऐसी डॉरी के केसेस में है, तो डॉरी के केसेस भी लाखों पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि कोर्ट्स भी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर नहीं रही हैं, डेट पे डेट दे रही हैं, तो उनको भी चाहिए कि भाई 2-4-5 डेट में वो मामला निपटाए ताकि बंदा बरी होकर के या उसको सज़ा हो जाए, ठीक है ना। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जो कल्प्रेट है उनको सज़ा नहीं होती और जो मासूम लोग हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं होता वो डेट भुगतते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉ को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इसके ऊपर काम करना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी ये मामले शॉर्ट आउट हो जाए। हम इतने केसेस देखते हैं, 35-35 साल से डिवोर्स के केस मुकदमे पड़े हुए हैं कोर्ट में पेंडिंग, बट कुछ हो नहीं रहा उसमें। सर, कभी आपके पास ऐसा कोई केस है जहाँ पे फेक ऑनलाइन मैरिज या कैट फिशिंग टाइप का, जैसे शादी.com पे प्रोफाइल्स बना लेते हैं लोग और शादी का झांसा दे के लोगों को के साथ फ्रॉड होते हैं, इस तरह के कुछ केसेस आए हैं आपके पास? जैसे अभी आपने पहले बात की NRIs की, तो NRIs के अभी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कोई NRI है, बाहर रहता है और यहाँ पे कोई अच्छी बिजनेसमैन की लड़की है, वो जानती है उसको, ठीक है, और जानकारी हो गई, उसकी डिटेल उसने ले ली और उसने फेक सर्टिफिकेट बना लिया। वो यहाँ इंडिया आया, उससे मिला और उसने यहाँ पे जो आर्य समाज मंदिर है, ठीक है, कई बार वो वहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे आप फेरे लेते हो, वो आपको साइन करके दे देते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं, ठीक है। और कई बार इस तरीके की सामने आई हैं चीज़ें कि ऐसा कोई शादी हुई भी नहीं, उसके बावजूद भी उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है, सर्टिफिकेट दे दिया। अब वो क्लेम करेगा कि भाई तू मेरे साथ चल, क्योंकि उसको ये पता है कि भाई बाप की दौलत बहुत है, लड़की मेरे पास आएगी तो पैसा वैसा लेके आएगी। तो इस तरीके के केस बहुत आते हैं और इस तरीके के केस भी आते हैं कि जो आजकल चलन चला हुआ है पिछले 5-7-10 साल से, जो हम साइबर क्राइम की बात करते हैं, तो साइबर क्राइम में ये बड़ा कॉमन है कि कोई लड़की किसी लड़के से मिली और मैरिज साइट पे मिली, ऑनलाइन साइट पे मिली और वहाँ से उनकी दोस्ती शुरू हुई, थोड़ा बहुत प्यार हुआ, ऑनलाइन प्यार शुरू हो गया। अब लड़का कहता है मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, ठीक है। लड़का ये बहाना बना के आता है कि मैं इंडिया आता हूँ तुमसे मिलने के लिए, लेकिन वो ये टिकट भी भेज देता है, सब कुछ कर लेता है, एयरपोर्ट पे गायब हो जाता है वो, अच्छा, है ना। तो फिर वो बहाना बनाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरा बैग गुम हो गया, मेरा पासपोर्ट चला गया, मेरे क्रेडिट कार्ड चले गए और मैं अभी एक दोस्त को ढूंढ रहा हूँ अपने यहाँ पे, क्योंकि मेरा मोबाइल था वो भी चोरी हो गया, अब उसका नंबर उसके मोबाइल में था तो उसका नंबर भी नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हें जल्दी कांटेक्ट करता हूँ। अब लड़की क्योंकि प्यार में है, उसके 2-3-4 महीने से बात कर रही है, लड़की कहती है अच्छा तुम्हारे साथ इतनी प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं आती हूँ तुम्हारे पास, ठीक है। तो लड़का कहता है नहीं तुम ज़्यादा दिक्कत मत करो। फिर लड़की पैसे की ऑफ़र करती है कि अच्छा तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी, तुम रह रही हो लॉन्च पे, रह रही हो होटल में, रह रही हो, मैं पैसे दे देती हूँ। अब लड़के का यही प्लान होता है क्योंकि उसने पैसा लेना होता है उससे, तो उसको पता है कि कितना पैसा दे सकती है ये, तो वो वैसी स्कीम बनाता है, वो पैसा लेता है, उसके बाद सब कनेक्शन बंद। तो ये जो फ्रॉड है
ये हर मतलब हर मैट्रिमोनियल साइट पे ऐसे हो रहा है, और लड़कियां इसमें बहुत फंस रही हैं, लड़के भी फंस रहे हैं। लड़के को लड़कियां फंसाती हैं और लड़कियों को लड़के फंसाते हैं इस तरीके के। लेकिन ये एक गैंग होता है, गैंग ये सारी चीज़ें ऑपरेट करता है बेसिकली। अच्छा, मतलब ये प्लान्ड, सारा कुछ ये प्लान्ड है सारा और ये प्लान पूरी होता है, ये कोई ग्रुप है। हाँ ग्रुप है, कोई मतलब एक इकलौता बंदा ऐसा नहीं करता, पूरा ग्रुप है, इसका पूरा बिजनेस बना हुआ है एक्चुअली। सर, आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अनयूजुअल तरीका कौन सा रहा होगा अपने अफेयर को छुपाने का, जो आपने नोटिस करा है? मैंने एक केस एक पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, झुग्गी झोंपड़ी वाला, शायद आपने सुना हो, ठीक है। तो उसके अंदर जो लेडी है वो काफ़ी अमीर लेडी है, वो जाती है, हम उसको फॉलो करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट पता नहीं चलता उसका कुछ भी। अब उसका हस्बैंड कहता है नहीं भाई है इसका कुछ ना कुछ, भाई तुम पता करो, तुम सही से पता नहीं कर पा रहे हो, पता करो। हम बताते हैं कि देखो जी ये ऐसे ऐसे जाती है, इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। वो क्या करती थी, गाड़ी चेंज करती थी वो। अच्छा। हाँ, गाड़ी चेंज करके दूसरी गाड़ी लेके फिर वो जो उसका बॉयफ्रेंड था उसकी गाड़ी में बैठती थी। वो एक ऐसे स्लम एरिया में जाती थी, वहाँ पे उन्होंने एक झुग्गी ली हुई थी किराए पे। अच्छा। हाँ, वहाँ जा कर के वो अपने आप को एंटरटेन करते थे, फिर वापस आते थे 2-2.5 घंटे लगा के, शॉपिंग के बहाने, इधर उधर जाने के बहाने वो आती थी, फिल्म देखने के बहाने। तो ये एक मुझे लगता है कि अनयूजुअल तरीका था जो हमने एक्सप्लोर किया उस समय इन्वेस्टिगेशन करते हुए। और ये मतलब ऐसा केस था जिसमें बाद में डिवोर्स तो हो गया उनका, क्योंकि हमने उनको रेड हैंडेड पकड़वा दिया था वहाँ पे। पूरा मैंने क्लाइंट को बोला कि भाई रेड हैंडेड पकड़ेंगे अब इसको, ठीक है। हमने उनके सामने झुग्गी किराए पे ली, ठीक है। हाँ, क्योंकि ऐसे किसी को आप फॉलो नहीं कर सकते, आप बहुत छोटे एरिया में जाके ऐसे फॉलो नहीं कर सकते, कोई भी देखेगा आपको। और वो उन्होंने सेटअप इसीलिए ऐसा लगाया था ताकि उनको कोई फॉलो ना कर सके, कोई उनके बारे में पता ना कर सके। तो हम उनसे 2 कदम आगे निकले, ठीक है, उनकी सोच को फॉलो किया, उनसे आगे निकले, और वहीं पे हमने झुग्गी किराए पे ली। उसके सामने हमने टीम रखी, कुछ दिन वेट किया, उस हिसाब से हमने उनका पैटर्न नोट किया कि कितने बजे आते, कितने बजे जाते हैं, एग्जैक्टली कितना टाइम लगाते, उस तरीके से हमने छापा मार के उनको पकड़ा था उस केस में। सर, कभी ऐसी सिचुएशन हुई है आपके साथ कि आपने किसी को रंगे हाथों पकड़ा और ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में पकड़ा हो जहाँ पे आपको खुद ही लगा हो कि यार बहुत अनयूजुअल सा हो गया, या बिल्कुल ही आपने ऐसी अवस्था में पकड़ लिया हो किसी को या पकड़वा दिया हो जहाँ पे खुद को लगा हो कि यार ज़्यादा पर्सनल हो गया है? तो जनरली केसेस जो हाई क्लास के केसेस आते हैं, हाई क्लास के केसेस में क्या होता है कि ज़्यादातर अफेयर जो होते हैं वो या तो हाई क्लास में होते हैं या लोअर क्लास में होते हैं। ओके। लोअर क्लास के केसेस हमारे पास ज़्यादा आते नहीं हैं, हाई क्लास के केसेस आते हैं। उसमें क्योंकि लोग ना अफेयर्स को बहुत ज़्यादा बुरा नहीं मानते हैं। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो बड़े कॉन्शियस होते हैं इन चीज़ों को लेकर के कि ईमानदारी होनी चाहिए रिश्ते में, लॉयल्टी होनी चाहिए। लेकिन हाई क्लास केसेस में, हाई क्लास लोगों में ऐसा जनरली नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लॉयल्टी। उनको लगता है कि जब तक मन है ठीक है, नहीं मन है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हाई क्लास केसेस में हमने ऐसा बहुत बार किया है कि मतलब मैरिड पर्सन है, वो किसी होटल में किसी से मिल रहा है और हमने रेड हैंडेड पकड़ लिया उनको, ठीक है। तो उसमें कई बार ऐसे लगता है कि भाई ये तो चीज़ें चल रही हैं। मतलब एक केस था, हमने उनको 3 बार पकड़ा, 3 बार पकड़ा। एक पर्सन था, 3 बार पकड़ा उसको अलग अलग टाइम पे। तो तीसरी बार मैंने बोला कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, आप इसको समझा देते हो हमेशा, ये समझता नहीं है बंदा, तो आप ऐसा करो इसको रेड हैंडेड पकड़ते हैं अभी, ठीक है। तो वो लेडी ने रेड हैंडेड हमने पकड़ा उसको, हमने इंफॉर्मेशन दी, रेड हैंडेड पकड़ा उसकी वहाँ पे शरेआम, मतलब CCTV तो लगे ही होते हैं, हमने भी वीडियो बनाई उसकी, वहीं पे पिटाई हुई कमरे से बाहर निकल के। तो फिर लगा भी यार, बुरा लगा थोड़ा सा कि यार पिटाई हो रही है, बड़ी बेइज्जती हो रही है इसकी, लेकिन हमारा काम है, हम क्या करें अब। सर, आपको क्या लगता है, मैं इसमें सोलली आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ क्योंकि आपको इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, क्यों होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? क्या ये सिर्फ सेक्स और लस्ट की वजह से होते हैं, या यहाँ पे प्यार मोहब्बत इश्क वाला मामला होता है, या कहीं ना कहीं एक थ्रिल है कि यार
अब मुझे कुछ, अब मैं बोर हो चुका हूँ या बोर हो चुकी हूँ, मेरे को कुछ नया एक्सप्लोर करना है, या फिर चलो कुछ नहीं हो रहा तो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही कर लेते हैं? अगर आप लड़कियों के मामले में देखो तो मुझे 3 रीज़न नज़र आते हैं। पहला रीज़न आता है कि जब पार्टनर अपनी वाइफ पे ध्यान नहीं देता, ओके। उसको टेक फॉर ग्रांटेड लेता है, तो उसको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है जी। तो वो इसलिए बाहर इमोशनल सपोर्ट ढूंढती है। और इमोशनल सपोर्ट ढूंढते ढूंढते जो सामने वाला बंदा है वो किसी तरीके से उसको कन्वर्ट कर लेता है, उनके बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। अफेयर का जो अंजाम होता है वो फिजिकल रिलेशन पे जाके ख़त्म होता है। दूसरा रीज़न होता है कि वो अपनी जो सेक्सुअलिटी है उसको एक्सप्लोर करना चाहती है। ओके। ठीक है, अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो फैंटसीज़ हैं, उसको पूरा करना चाहती, जो उसके पति के साथ नहीं हो पाती या पति को नहीं बोल पाती है। और तीसरा कारण है कि उसके पास पैसा इतना है कि पति का अफेयर अलग चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं, तो वो भी अपना एंजॉय करती है। तो ये 2-3 रीज़न है मुझे लगता है कि जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको कम कैसे किया जा सकता है? नहीं, आदमियों का भी तो बताओ सर। आदमियों का सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, एक लस्ट है, ठीक है, एक उनके पास पैसा बहुत है, उन्होंने कहीं पे लगाना है, वो पैसा खर्च करना है, तो जुआ खेल लेंगे, दारू पी लेंगे बढ़िया से बढ़िया और लड़कीबाजी कर लेंगे। उसका टर्म यूज करते शुगर डैडी। शुगर डैडी तो तब आता है जब वो 50 साल का हो, ठीक है ना, बंदा 50 साल का और लड़की 18 साल की हो, तब वो लड़की शुगर डैडी बनाती है उसको। ओके। ठीक है ना। तो अगर लड़का 30-32 साल का और लड़की भी 25-28 साल की है तो फिर उसमें शुगर डैडी वाला कुछ रहता नहीं है, वो तो गिव एंड टेक वाला मामला है कि लड़के ने पैसे खर्च किए, लड़की ने अपना उनको एंटरटेन किया। तो इस तरीके से है। तो पैसा ज़्यादा होना भी मुझे लगता है कि कई बारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। सर, आप मिसिंग और किडनैपिंग वाले केसेस भी हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं हम। कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं इस तरह के केसेस? क्योंकि इस तरह के केसेस में इंसान जब गुम ही हो गया तो आप कैसे, मतलब थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ। एक इंसान जब गुम होता है तो उसकी 3 वजह हो सकती हैं। पहली वजह ये होती है कि वो खुद गुम हुआ है, उसको पूरा होशो-हवास है कि वो क्या करने जा रहा है और वो अपनी मर्जी से घर से चला गया है जी, ठीक है। और या तो वो अपनी फैमिली से परेशान है या कुछ वो ऐसा करना चाहता है यहाँ पे फैमिली उसका साथ नहीं देती, या जैसे कोई लव अफेयर है, उसको पता है लड़की को कि भाई मेरे पेरेंट्स इस लड़के से शादी नहीं करेंगे, तो वो घर से भाग जाती है। ऐसे लड़के भी करते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि उनको मानसिक तौर पे कोई प्रॉब्लम है, वो अनकॉन्शियस हैं और इसलिए मेंटली अनस्टेबल है, इसलिए वो घर से चले गए। अब उनको घर का वापसी का रास्ता ही नहीं पता, वो वापस आना चाहते हैं बट उनको पता ही नहीं है कि कैसे वापस आए, क्योंकि उनको एड्रेस याद नहीं है, उनको अपने पेरेंट्स का नाम याद नहीं है, उनको कुछ भी याद नहीं है। वो किसी ट्रेन में बैठेंगे और दूर तक निकल जाएंगे, ठीक है। फिर जहाँ ट्रेन ख़त्म होगी वहाँ पे लोग आके बोलेंगे कि हाँ भाई कहाँ जाना था, अब तो पहुँच गए हो। अब फिर वो उतरेगा वहाँ पे और उसको उस शहर का पता नहीं है, कुछ नहीं पता। अब उसके पेरेंट्स उसको ढूंढ रहे हैं, मोबाइल उसके पास नहीं है, कहाँ से ट्रेस करें। तो ये दूसरा। और तीसरा रीज़न होता है कि किडनैप हो गया है, वो कोई किसी को उठा के ले गया, उठा के ले गया, या तो पैसे के लिए उठा के लेके गया, या फिर कोई दुश्मनी में उठा के लेके गया, या फिर जो गैंग चले होते हैं बीफ मंगवाने वाले या ऐसे कुछ, तो उस तरीके से उठा के लेके गया। तो ये 3 मेन रीज़न होते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे पास केस आता है तो हम तीनों रीज़न में से एक रीज़न पिक करते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है। तो वो क्लाइंट के साथ हमारी कंसल्टेशन होती है, उसके अंदर हम इनमें से एक रीज़न पिक करते हैं। जब वो रीज़न पिक करते हैं उसके बाद फिर हम इन्वेस्टिगेट शुरू करते हैं, क्योंकि जब हमें एक रास्ता मिल गया कि भाई ये मानसिक तौर पे बीमार था इसलिए गया, या ये अपनी मर्जी से गया, या इसका किडनैप हुआ, तो ढूंढना आसान हो जाता है। तो वो ढूंढना, फिर हमें एक रास्ता मिल जाता है, फिर उस रास्ते पे हमारे सोर्सेज होते हैं अलग अलग, तो उन सोर्सेज को यूज़ करके फिर हम इंक्वायरी करते हैं। सर, कभी आपको किसी क्लाइंट ने अपने बच्चे के बिहेवियर या सोशल एक्टिविटी को ट्रेस करने के लिए हायर किया है? ये तो कॉमन केसेस है। कुछ केस बताओ जहाँ पे आपको भी कुछ नई फाइंडिंग्स और नई चीज़ें समझ में आई हो। आज से बहुत साल पहले जब MMS चलते थे जी, तो MMS
अभी तो मोबाइल पे यूट्यूब है, सब कुछ है, इंस्टाग्राम। उस समय MMS चलते थे, छोटे छोटे क्लिप्स होते थे जो लोग अपने ही बना लेते थे और फिर वायरल होते थे। तो RK पुरम में DPS स्कूल है, उसका एक MMS बहुत वायरल और बहुत फेमस हुआ था, जहाँ पे काफी न्यूज़ में लड़की सेक्स कर रहे हैं और उनका MMS बन गया और वो वायरल हो गया। उसके बाद पेरेंट्स बहुत कॉन्शियस हो गए अपने बच्चों को लेकर के, जो टीनेज बच्चे हैं उनको लेकर के, उनके कैसे दोस्त हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या है, किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो ड्रग्स तो नहीं ले रहे हैं, स्मोक तो नहीं कर रहे हैं, ड्रिंक तो नहीं कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को, तो मेरे पास इस तरीके के बहुत केस आते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि बच्चे अपनी जो उनकी बाहर की लाइफ है उसमें क्या कर रहे हैं। तो उसमें हम काफ़ी कुछ काम कर लेते हैं, उनको फॉलो भी कर लेते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी भी कर लेते हैं। कई बार हम उनके ड्राइवर भी बन जाते हैं, कई बार हम उनके साथ में जो उनको नैनी वगैरह होते हैं वो भी बन जाते हैं, ताकि उनका हम समझ सकें कि इनकी लाइफ में चल क्या रहा है, सो दैट हम पेरेंट्स को रिपोर्ट कर पाएँ। अगर कुछ गलत चल रहा है तो उस तरीके से वो उसको टैकल कर ले। सबसे वियर्ड ऑब्जर्वेशन क्या रही सर आपकी इस तरीके के केसेस हैंडल करने में? देखिए, जब हम एक केस मैंने किया था काफ़ी साल पहले, उसमें एक बिहार के मंत्री थे, उनका एक बच्चा एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था, दिल्ली के इंस्टीट्यूट में। तो उसको जब हमने इन्वेस्टिगेट किया इसी तरीके से, तो वो हमें स्मोक तो करता था, वो उनके पेरेंट्स से बोला हाँ स्मोक तो हमें पता है। तो स्मोक के साथ साथ वो कुछ उसमें सिगरेट में डलता है कुछ नशा वगैरह, है ना। हाँ, तो वो डाल के पीता था। तो वो हमने रिपोर्ट किया था क्लाइंट को कि भाई ये है। तो इस तरीके के केसेस भी बहुत होते हैं, यहाँ पे बच्चे इस तरीके की चीज़ें करते हैं और पकड़े जाते हैं। और आज की डेट में जो सबसे कॉमन है लड़के लड़कियों के लिए, डेटिंग ऐप हैं। तो डेटिंग ऐप में ये डेटिंग ऐप ये समझ लो कि प्रोस्टिट्यूशन का एक अड्डा बन गया है। ठीक है। तो साफ साफ डेटिंग ऐप में लड़की के प्रोफाइल में लिखा होता है कि भाई फ्रेंड्स विद बेनिफिट, ओपन फॉर अ कैजुअल रिलेशनशिप, हाँ, हुक्स अप, ये वो ये लिखा होता है साफ साफ। तो जो समझने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि अच्छा ये लड़की इस टाइप की है, तो वो सीधा ऑफर करते हैं उसको। ठीक है। अब कुछ सीन में ऐसे होता है कि लड़का लड़की आपस में उनका मैच हुआ। मैच होने के बाद लड़की पूछती है कि अच्छा कहाँ रहते हो। लेट्स सपोज लड़की दिल्ली की है, तो लड़का कहता है मैं दिल्ली में रहता हूँ। अच्छा कहाँ रहते हो? फलानी जगह रहते, फलानी जगह रहते। तो वो कहता है चलो यार, लड़की कहती है बातचीत छोड़ो, हम डायरेक्ट मिलते हैं, कॉफ़ी पे मिलते हैं, फिर बातचीत करते हैं। लड़का बड़ा खुश कि लो जी पहली बार में मिलने की वो प्लानिंग बन गई। अब लड़की उसको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाती है, बार में ले जाती है। वहाँ पे पूरी तरीके से उसकी जेब खाली होती है लड़के की। ठीक है। वो पहले से प्लानिंग होती है उनकी। ठीक है। उनको जो मेन्यू दिया जाता है वो एक स्पेसिफिकली इन लोगों के लिए बनाया जाता है जो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को लेके आती हैं। अगर 2-3 हज़ार रुपये का खाया पिया तो वो 20,000 का बिल बनेगा। ठीक है। तो वो बिल ले लिया जाता है बाद में। मतलब ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है दिल्ली NCR में, मुंबई में, कोलकाता में, बेंगलोर में, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो वहाँ पे ये बहुत बिजनेस बन गया कि लड़के लड़कियों को टैप करते हैं और लड़कियाँ लड़कों को टैप करती हैं, और बिल जो है जो गेस्ट है वो दे रहा होता है। मैंने एक वीडियो भी देखी सर इसमें, एक लड़का अपनी कुछ कहानी सुना रहा था जिसमें वो कह रहा था कि मुझे पता है या मुझे पता था कि इतना बिल नहीं हो सकता, बट कहीं ना कहीं मैं ब्लाइंडेड था अपनी लस्ट की वजह से कि मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके बाद तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल ही जाएगा। ऐसा भी होता है? हाँ, देखिए मैं ये कहता हूँ कि जब हम साइबर क्राइम की बात करते हैं तो साइबर क्राइम होता क्यों है, इसके पीछे 3 वजह है। सबसे पहली वजह लापरवाही, कि आप लापरवाह हो, आपने कोई भी वीडियो कॉल उठा लिया, आपको आपके मोबाइल पे कुछ बजा, आपको लगा कॉल है या ऑडियो कॉल है, आपने वो उठा लिया, पता चलेगी सामने एक न्यूड लड़की है और आपको लालच आ गया। तो दूसरा शुरू होता है लापरवाही में, आपने फ़ोन उठाया लेकिन न्यूड लड़की को देख के आप लालच में आ गए, चलो बात कर लेता हूँ। आपका क्या जाता है, क्या बिगाड़ देगी फ़ोन पे। ठीक है। आप भी अपनी स्क्रीन ऑन कर लेते हो, आप भी बात करने लग जाते हो। आप चाहे न्यूड हुए या नहीं हुए, अगर हो गए लालच में
तो फंस ही गए आप। नहीं भी हुए तो उन्होंने किसी और का चेहरा मोहरा लेकर के डीप फेक कर करके आपका वीडियो बना लिया 1 आध मिनट का और बाद में आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके के केसेस बहुत हुए हैं, यहाँ पे लोगों ने सुसाइड भी किया है जी। ठीक है ना। और इसी तरीके से लालच आ जाता है आपको, जैसे अभी आपने बोला, तो लालच वो जो है वो काम खराब करता है। तीसरी चीज़ आती है डर, क्योंकि आप डर गए इसलिए आप ब्लैकमेल हो गए। अगर किसी भी इंसान के अंदर लापरवाही नहीं होगी, लालच नहीं होगा, डर नहीं होगा, तो फिर आप किसी भी साइबर क्राइम से, किसी भी साइबर अटैक से बच सकते हो। तो मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी बोलता हूँ कि भैया ये 3 चीज़ें याद रखो, आपको लापरवाही नहीं करनी है। कोई भी फ़ोन उठाते हुए, कोई भी ईमेल खोलते हुए, कोई भी इमेज डाउनलोड करते हुए, क्योंकि अगर आपने एंड्रॉयड फ़ोन रखा है तो वो आपका कंप्रोमाइज़ हो सकता है। अगर आप अपने डेस्कटॉप पे हो या आप लैपटॉप पे हो, आपने कोई ऐसा अनऑथराइज्ड ईमेल खोल लिया, वहाँ पे कोई वायरस हो सकता है, कोई अटैक हो सकता है, आपका पूरा लैपटॉप हैक हो सकता है। तो आप लापरवाही मत करो। दूसरा, आप लालच मत करो। कोई भी ऐसी लड़की या लड़का आपको मिलता है जो कई बार हम मैट्रिमोनियल साइट्स पे देखते हैं कि एक 35 साल की लड़की है, डिवोर्सी है, दिखने में ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, और एक बच्चा भी है उसके। तो अब एक लड़का उसको अप्रोच कर रहा है जो कि अनमैरिड है, उससे 5 साल छोटा है, 30 साल का है, और दिखने में बड़ा स्मार्ट है, गुड लुकिंग है। तो अब लड़की को ये सोचना चाहिए कि ये लड़का मुझे क्यों अप्रोच कर रहा है। भाई इसके लिए अनमैरिड लड़कियां बहुत है, ये अनमैरिड है, तो एक डिवोर्सी लड़की को क्यों अप्रोच कर रहा है, उस लड़की को क्यों अप्रोच कर रहा है जो दिखने में बहुत ज़्यादा सही नहीं लग रही, स्मार्ट नहीं लग रही है, नॉर्मल लग रही है, और साथ में एक बच्चा भी है। लेकिन वो ये नहीं सोचेगी, वो सोचेगी अच्छा यार बढ़िया है, ये लड़का मिल रहा है मेरे को। वो ये नहीं सोचेगी मैं डिज़र्व क्या करती हूँ, लेकिन वो उससे बातचीत शुरू कर देती है। लेकिन उसी में वो ट्रैप में, क्योंकि उसको लालच आ गया कि भाई अनमैरिड लड़का मिल रहा है, बड़ा हैंडसम लड़का मिल रहा है, ठीक है, 5 साल छोटा है मुझसे, ठीक है। आप अगर, क्योंकि मेरा तो काम है ये, मैं बहुत रिसर्च करता हूँ ऐसी चीज़ों की, तो मैं देखता हूँ लड़कियों के प्रोफाइल बने हुए हैं, यहाँ पे खुद वो 32 साल की है, लेकिन जो उन्होंने अपने पार्टनर का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है 28 साल से 30 साल की लिखा हुआ है। मतलब अपने से 2 साल लड़का छोटा चाहती है। वो खुद 50 साल की है, लेकिन लड़का चाहेंगे कि 40 से 45 साल का हो। ये भी चीज़ देखने को मिल रही है। तो ये मुझे लगता है कि ये लालच है बंदे का। तो लालच अगर नहीं करेगा, या फिर एक बार लालच कर लिया, पंगे में फंस भी गए, फिर डरो मत, फिर खुल के आप पुलिस को बताओ, अपने दोस्तों को बताओ कि आपके साथ ये चीज़ें हो गई हैं। तो लोग डरने की वजह से, मतलब डर की वजह से किसी को बताते नहीं हैं। जब बताते नहीं हैं तो ब्लैकमेल होते रहते हैं। तो बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया है इस वजह से। सर क्या आपने मर्डर जैसे सीरियस क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन में भी काम किया है? मैं मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन में भी मैंने किया हुआ है। पिछले 25 साल में मैंने 3-4 केसेस किए हैं। लेकिन मैं काउंसलिंग इसके अंदर करता हूँ कि अगर कोई मेरे पास आता है कोई केस लेकर के, तो उसमें हम डिस्कस करके उनको पुलिस के साथ लाइजन करके देखते हैं कि यहाँ पे हम उनको क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों को पता नहीं होता कि उनको पुलिस के साथ लाइजन कैसे करना चाहिए। वो पुलिस के पास जाते हैं, उनको हाथ पैर जोड़ते हैं कि लो जी पता कर दो, पता कर दो, पता। उनको अपने कानूनी अधिकार ही नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पुलिस के क्या काम है। जैसे मान लो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी, अब चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस का काम जनरली ख़त्म हो जाता है, क्योंकि चार्जशीट दाखिल करने का मतलब है कि पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, इन्वेस्टिगेशन कर करके उसने चार्जशीट दाखिल की, कोर्ट को बता दिया कि हमने ये चीज़ पता लगाया। उसके अंदर वो किसी को फ्रेम करते या नहीं करते, ये पुलिस के ऊपर है, ठीक है। तो कई बार चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी जो विक्टिम है वो पुलिस के पास जा रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कई बार कुछ पुलिस वाले इसका फिर फ़ायदा भी उठाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हम उनको गाइड करते हैं कि आपको सही तरीका क्या है। अगर इस तरीके की चीज़ें हो भी गई हैं तो आपको सही प्लेटफॉर्म क्या है। अब कई बार वो सरकारी वकील से मिल रहे होते हैं, सरकारी वकील अलग तरीके से काम करता है, प्राइवेट वकील जो है अलग तरीके से काम करता है। तो अगर कोई अमीर बंदा है तो हम उसको ये कहते हैं कि भाई अपना वकील भी एक अपना खड़ा कर लो। अगर कोई
लोअर मिडिल क्लास फैमिली का है तो हम उनको बताते हैं कि भाई आप सरकारी वकील से क्या क्वेश्चन करोगे, किस तरीके से, आपके पास क्या प्रूफ है, उनको कैसे आप इनको बताओगे, कैसे करोगे। तो वो ये सारा जितना हमारी नॉलेज होती है उतना हम गाइड करने की कोशिश करते हैं उनको। सर क्या आपने ऐसे केसेस हैंडल करे हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़, पॉलिटिशियन या बड़े बिजनेस टाइकून्स इन्वॉल्व हों? और मैं जानना चाहूँगा कि ये केसेस डिफरेंट कैसे होते हैं? देखिए डिफरेंट तो मुझे नहीं लगता कि होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो एक जैसी होती है। जैसे मैंने फ़्लाइट की बात की तो ये एक बिजनेसमैन का केस था और वो भी अपने आप में एक सेलिब्रिटी थे, ठीक है। और इसी तरीके से सेलिब्रिटी के केसेस भी हम देखते हैं। मेरा बॉम्बे जाना आना लगा रहता है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं जिनके लिए मैं काम करता हूँ, नाम लेना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, तो बट हम काम करते हैं। तो जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली का केस होता है वैसे ही सेलिब्रिटी का केस होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हमारा तरीका कई बार बदल जाता है उसमें, क्योंकि वो जिस जगह पे रह रहे होते हैं, जिस जगह पे वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जिस जगह में पब शब में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे तरीके बदल जाते हैं, हमारी टीम बदल जाती है, हमारा फार्मूला बदल जाता है। तो इतना ही फ़र्क होता है। बाकी जो इन्वेस्टिगेशन बिजनेस का मेन एक्यूमन है वो तो सेम ही रहता है बेसिकली। तो सबसे बड़ा स्कैंडल कौन सा एक्सपोज किया आपने आज तक? देखिए क्या होता है कि हम जब केस कर लेते हैं, केस करने के बाद हमें खुद नहीं पता रहता है कि अब उस केस में क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए मैं स्कैंडल की बात तो नहीं करूँगा यहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमने कोई इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद स्कैंडल खड़ा हो गया, लेकिन मैं अपने आप को स्कैंडल के साथ जोड़ नहीं सकता, क्योंकि ये मेरे लिए मेरा स्कैंडल बन जाएगा फिर, ठीक है। तो अगर मैं उसके साथ अपना नाम जोड़ूंगा तो इसलिए मैं कभी भी किसी केस की मतलब क्रेडिट नहीं लेता कि ये केस मैंने किया। भांडे तो बहुत फोड़े हैं मगर प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, क्योंकि जासूस का काम है काम करना और निकल जाना। जासूस अगर उसमें अटक के रह जाएगा, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं जब हम, मुकेश खन्ना साहब एक अच्छे एक्टर है, ठीक है। तो उनकी हाइट भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भीष्म पितामह का रोल महाभारत में बहुत अच्छा किया, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उनके अंदर एक्टिंग कूट कूट के भरी पड़ी है। लेकिन जब आप उनके ऑफिस जाओ, कभी आप कोशिश करना कि उनका पॉडकास्ट करना, तो आप देखोगे कि उन्होंने मतलब जो वो तीरों की छैया होती है वो अपने ऑफिस में रखी हुई है उन्होंने मतलब प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने गुजारिश की कि मैं ये अपने पास रख लेता हूँ, तो आज भी उनके पास पड़ी है। तो जो उनका एक माइंड सेट है वो माइंड सेट आज भी उनका वही है, वो वहाँ से निकल ही नहीं पाए। सर मर्डर केसेस की बात कर रहे थे, तो बॉलीवुड में काफ़ी सारे अनसॉल्व मर्डर केसेस हैं। अब मैं उसको मर्डर नहीं कहूँगा, लोग उसको सुसाइड बोलते हैं, तो मेरा उसको मर्डर बोलना सही नहीं रहेगा। श्रीदेवी जी का केस था, सुशांत सिंह राजपूत का केस था, और ऐसे ही कई सारे, इवन श्रीदेवी और सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो 2 मर्डर्स हैं जिनको लोग मर्डर बोलते हैं, सॉरी सुसाइड हैं, जहाँ पे एक लड़की छत से गिर जाती है अपनी अपार्टमेंट से, और उसके बाद फिर सुशांत सिंह राजपूत जी अपने आप को पंखे से लटका के सुसाइड कर लेते हैं। बट कुछ लोग कहते हैं मर्डर है। आपका क्या मानना है इस बारे में? सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो मैंने बड़े क्लोजली देखा है। जितने भी मीडिया में खबरें आई, जितना भी हमने अपने तरीके से अपने इन हाउस हमने उसको समझा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने सुसाइड किया। उसके 2 रीज़न है। क्या? पहला रीज़न तो ये है कि जब कोई मर्डर होता है उसके पीछे एक मोटिव होता है, मोटिव के बिना कोई मर्डर होता नहीं है। तो आज तक किसी को पता नहीं चला, जितने भी न्यूज़ चैनल चीख के बोल रहे थे उनका मर्डर हुआ, तो आज तक किसी भी न्यूज़ चैनल ने ये नहीं बताया कि मर्डर हुआ क्यों है। ओके। और उन दिनों जब ये मामला चल रहा था तो मेरे पास कई न्यूज़ चैनल वाले आते थे कि आप बाइट दो, हमारी डिबेट में शामिल हो। तो मैं डिबेट में शामिल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि वो पहले अपना एजेंडा बता देते थे कि भाई आपने कहना है कि मर्डर हुआ है इनका और इसलिए मर्डर हुआ है। तो मैं कहता था कि भाई मैं वो बोलूँगा जो मुझे सही लगता है। अगर आप मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुला रहे हो तो मैं वो बोलूँगा जो मुझे ठीक लगता है, मुझे लगता है कि ये चीज़ हुई है, मैं वो कोई फेक चीज़ नहीं बोलूँगा, ठीक है।
तो वो पूछते थे क्या लगता है आपको, मैं कहता था अगेन वही कि भाई उन्होंने सुसाइड किया। तो मर्डर के लिए वजह होनी चाहिए, जो कि वजह कभी किसी को मिली नहीं। सुसाइड के लिए भी वजह होनी चाहिए, मेरे हिसाब से 3 वजह थी उनकी। क्या क्या? पहली वजह थी कि 2 दिन पहले, सुसाइड से पहले, उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती उनको छोड़ के चली गई। और वो इसलिए छोड़ के चली गई क्योंकि सेम अपार्टमेंट में उनका एक दोस्त भी रह रहा था, इसका सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त रह रहा था, जो कि रिया को पसंद नहीं था कि उसका दोस्त इस अपार्टमेंट में रहे। तो उसने कई बार उसको बोला कि भाई इसके लिए अलग जगह देखो, इसको यहाँ से निकालो। बट वो क्योंकि पुराने दिनों का साथी था, एक दूसरे का साथ दे रहे थे, तो वो नहीं, उसने निकाला या उसको नहीं जाने को बोला। तो एक वजह उसकी वो थी। दूसरी वजह थी कि वो ड्रग्स लेते थे, तो ये एविडेंट है कि वो लेते थे दोनों लोग, ठीक है। तीसरी वजह ये थी कि पी के आने के बाद उन्होंने अपनी फीस इतनी बढ़ा ली कि वो करण जौहर को भी मना करने लगे कि मैं तो फीस इतनी लूँगा, डेट्स में भी दिक्कत आने लगी। जनरली क्या होता है, जो प्रोड्यूसर किसी एक्टर को बनाता है, उसको लेता है स्टार्टिंग में, तो वो ये समझता है कि हाँ यार ये मेरी टीम का हिस्सा है, मैं जब भी इसको कहूँगा ये मेरे को 5 दिन 10 दिन शूटिंग के लिए दे देगा, मैं जो पैसे दूंगा इसको ले भी लेगा। अब पैसे तो देने ही हैं, सब ने पैसे तो देते ही हैं क्योंकि एक बजट बनाया होता है, पैसे दे देते हैं। लेकिन उसने इतनी अपनी फीस बढ़ा ली कि करण जौहर को भी कहना पड़ा कि ठीक है मैं तुम्हें रिप्लेस कर देता हूँ। और जो अच्छे प्रोड्यूसर थे उनके साथ भी उसने ऐसे ही किया। तो 7-8 प्रोड्यूसर ने सोचा कि भाई हम सुशांत सिंह राजपूत को नहीं लेंगे अभी, ठीक है। तो उन्होंने एक किस्म से लॉबी बना ली अपनी कि भाई इनको नहीं लेंगे। अब सुशांत सिंह राजपूत के पास काम तो था, लेकिन बड़े प्रोड्यूसर का काम नहीं था। ओके, ठीक है। अब छोटे प्रोड्यूसर के साथ वो काम नहीं करना चाहते क्योंकि ना तो वो इतना पैसा दे सकता है, ना उनका उतना नाम है। बड़े प्रोड्यूसर के साथ उसने बिगाड़ ली क्योंकि वो उसने इतना पैसा मांग लिया और उसको काम नहीं मिला। तो मुझे लगता है ये 3 वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। सर अगर आपको बोला जाए किसी एक फेमस अनसॉल्व्ड बॉलीवुड केस को सॉल्व करा जाए तो वो कौन सा होगा? यहाँ तक श्रीदेवी के केस की आपने बात की, तो श्रीदेवी के केस में मुझे ऐसा लगता है कि बॉनी कपूर को या किसी और को क्या बेनिफिट था कि उसको मतलब इस तरीके से उसको हत्या की जाए या कुछ किया जाए। तो लेकिन जो वहाँ की दुबई की पुलिस थी वो बहुत एफिशिएंस है और उन्होंने बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट करती है वो चीज़ों को, एक एक चीज़ को। उनके पास फोरेंसिक की बहुत अच्छी टीम है, उन्होंने एक एक चीज़ की जांच की। अगर जैसे मोसाद है, हम इजराइल की बात करते हैं, उसी तरीके से दुबई की जो पुलिस है उनके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने का। मतलब वो आप ये समझ लो कि दुनिया की इकलौती ऐसी पुलिस होगी जो जिन पुलिस के पास अपने हेलीकॉप्टर्स हैं, बढ़िया बढ़िया लग्जरी गाड़ियां हैं जो वो पहुंचते हैं। आप दुबई जाओगे, यूएई जाओगे, आपको पुलिस रोड पे दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे कोई कांड होगा वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे, ठीक है। और अभी जो पुलिस स्टेशन बने हैं वो भी मतलब रोबोटिक पुलिस स्टेशन बने हैं, वहाँ पे आपको पुलिस वाला दिखाई नहीं देगा। आप जाओ, वहाँ पे रोबोट्स हैं, वो आपकी कंप्लेंट लेंगे और उसके ऊपर फिर जो एक्शन लेना होगा वो लेंगे। तो इस तरीके वहाँ पे किसी को मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि पता है कि अगर पकड़े गए तो बहुत कड़ी सजा है और विद इन डेज वो सज़ा मिलती है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर उनका कोई कत्ल करना चाहता तो इंडिया में ही कर देता, वहाँ भी जाके क्यों करना है, ठीक है ना। और जो दुबई पुलिस ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की वो भी मुझे लगता है बड़ी फेयर की, तो उसमें भी कुछ निकल के नहीं आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ उन्होंने मतलब सुसाइड तो नहीं किया, लेकिन वो एक्सीडेंट था बेसिकली, क्योंकि मिसहैप हो गई। हाँ, क्योंकि उन्होंने शराब पी और वो अपना टब में बैठ गई और उसके बाद या तो वो बेहोश हो गई या मतलब शराब के नशे में वो बैठी रही और उसकी वजह से वो नहीं। मैंने भी बहुत सुना है कि लोग ड्रिंक करके बाथरूम में स्लिप कर जाते हैं। हाँ, अब वो हो सकता है कि वो इस तरीके से स्लिप हुई कि उनको चोट इतनी गहरी चोट लग गई कि वो अपने आप को ना तो किसी को इन्फॉर्म कर पाई ना वो बच पाई। हाँ, पॉसिबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या होता है कि जितने बड़े लोग होंगे उनका सेटअप उतना बड़ा होगा और आसपास लोग नहीं होंगे। जैसे अभी हमने सैफ अली खान का केस भी देखा,
ठीक है, बहुत से लोग कहते थे चोर आ गया, पुलिस कहती थी। आज तक पता नहीं चला कौन सा चोर आ गया, कैसे चोर आ गया, चोर उस बिल्डिंग में घुसा कैसे, फिर भागा कैसे वो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि खुद पे अटैक कराया सर। खुद पे अटैक, मतलब जितने मुंह उतनी बातें हैं। तो कुछ ना कुछ इसमें मुझे, मतलब मेरे को पर्सनली भी लगता है। एक मैंने अभी न्यूज़ 24 पे इंटरव्यू भी किया था, इस पे 15 मिनट का प्रोग्राम भी किया था। तो मैंने भी बोला कि ये चोरी का मामला लगता नहीं है, और कोई भी मामला हो सकता है, लेकिन ये चोरी का मामला नहीं हो सकता, क्योंकि वो बिल्डिंग बड़ी सिक्योर है, यहाँ पे वो रहते हैं, और उतना ऊपर जाना किसी का बिना गार्ड को मतलब पता चले, और फिर उनके घर में भी घुसना, ठीक है, और फिर वहाँ से निकल भी जाना, फिर जब वो मतलब जख्मी हो गए तो एम्बुलेंस को फ़ोन ना करके एक ऑटो से जाना, ठीक है। तो वो सारा ना बड़ा वियर्ड लगता है, बड़ा अनयूजुअल लगता है। तो कोई ना कोई ऐसी कहानी है जो अभी तक सामने आई नहीं है, शायद कभी आएगी भी नहीं। सर इसके अलावा आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड में इतने चीटिंग के केसेस क्यों होते हैं, और डाइवोर्सेस भी, और अब तो ये ट्रेंड क्रिकेट की दुनिया में भी आ गया है। मतलब ऐसा क्यों है कि मतलब क्या फेम के साथ इंसान रिश्तों के मायने भूल जाता है? देखिए, पैसा जो है ना, पैसा मुझे लगता है इसकी वजह है। पैसा बहुत कुछ करा देता है, और इनके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं है। यहाँ पे दो समझदार लोग हैं। आप बहुत सारी शादियां ऐसी बॉलीवुड में चल भी रही हैं। अगर सैफ अली खान और करीना कपूर की शादी देखो आप, तो वो सक्सेसफुल भी है। काफ़ी साल हो गए शादी को, 2 बच्चे भी हो गए अभी। तो मुझे लगता नहीं कभी इनके बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी, और ऐसी बहुत सी शादियां जो चल भी रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 समझदार लोग होते हैं, वहाँ पे शादी टिक जाती है। यहाँ पे 2 लोगों में अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, कंपैटिबिलिटी है, वहाँ पे शादी टिक जाएगी। चाहे बॉलीवुड हो, चाहे क्रिकेट की लाइन हो, चाहे बिजनेस पर्सन्स हों, तो सभी जगह एक ही सेट फार्मूला है कि अगर आपके अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, अगर आपके अंदर कंपैटिबिलिटी है, अगर 2 लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है, तो शादी चलेगी। अगर इन 3 में से कोई भी एक इधर उधर हुआ थोड़ा, तो शादी नहीं चलेगी। सर मूविंग ऑन टू फाइनेंशियल क्राइम्स, फाइनेंशियल स्कैम्स, सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम कौन सा इन्वेस्टिगेट किया आपने? जनरली कॉल सेंटर्स के अंदर जो स्कैम्स होते हैं डेटा चोरी के लिए को लेकर के, तो वो हम काफ़ी करते हैं, क्योंकि अमेरिकन सेटअप है वो इंडिया में लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया में मैन पावर सस्ती मिल जाती है। अमेरिका में वो सेटअप करेंगे तो उनको बहुत 10 गुना महंगा मिलता है, और यहाँ पे वो चीज़ सस्ती मिल जाती है उनको। तो जितने भी कॉल सेंटर है दुनिया भर के, वो इंडिया में लगे हुए हैं। कोई बेंगलोर में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, तो इस तरीके की लोकेशन। तो हमारे पास इस तरीके के केसेस बहुत आते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके के केसेस इन्वेस्टिगेट करते हैं, पकड़ते हैं, और उनको रिपोर्ट करते हैं। और इसी तरीके से अंडर कवर ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पे स्टाफ ही कुछ ना कुछ गलत कर रहा होता है, स्टाफ ही कुछ ना कुछ मिसलीडिंग काम कर रहा होता है, या फाइनेंशियली कंपनी को चूना लगा रहा होता है। मतलब जैसे कोई परचेज डिपार्टमेंट है कंपनी का, तो परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, जो बड़ी कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट होता है, जनरली छोटी कंपनी में नहीं होता, क्योंकि बड़ी कंपनी में परचेज बहुत होता है चीज़ें का, रॉ मटेरियल का परचेज होता है। तो परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदता है, जो भी कंपनी के अंदर चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो परचेज डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है कि उसको सही रेट पे, सही तरीके से सही चीज़ खरीदी जाए। तो वो लोग वेंडर से पैसा ले लेते हैं कई बार। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं यहाँ पे पैसे का लेन देन बहुत होता है, उसमें परचेज डिपार्टमेंट भी एक है। और उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खाने वाले भी होते हैं। तो जो वेंडर है वो अपना टेंडर पास कराने के लिए, या अपनी चीज़ बेचने के लिए, या बिल बढ़ाने के लिए वो परचेज डिपार्टमेंट को पैसे खिलाता है। तो इस तरीके के केसेस हम बहुत पकड़ते हैं। यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, उसमें हम अंडर कवर ऑपरेशन भी करते हैं, और उनको रेड हैंडेड भी पकड़ते हैं, और वो हम रिपोर्ट भी करते हैं। एक्सपोज कैसे करते हो आप? मतलब इंटरनली आप पार्ट बन जाते हो एम्प्लॉयज़ की तरह, उनकी बीच में घुस जाते हो? कैसे कैसे होता है ये? कैसे जनरली ये जैसे मैंने भी बताया, अंडर कवर ऑपरेशन होते हैं। अंडर कवर ऑपरेशन में हम एम्प्लॉय बन के, जो हमारा फील्ड एजेंट होता है वो एम्प्लॉय बन के हम वहाँ पे लगा देते हैं,
वो सारी अंदर से इंक्वायरी करता है, अंदर से इंक्वायरी करके हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, उस तरीके से फिर हम रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर वेरिफिकेशन होती है, वेरिफिकेशन होने के बाद जब हम सेटअप कर लेते हैं फिर हम उनको रेड हैंडेड पकड़ लेते हैं। तो सबसे क्रिएटिव और बिजार क्राइम कौन सा आपने देखा है, मतलब किस तरीके के स्कैम होते हैं मार्केट में, सबसे जो आपको लगा हो कि यार ये तो मतलब कुछ अलग ही नया क्रिएटिव तरीके का क्राइम बना दिया है किसी ने? अभी जो आजकल स्कैम चल रहे हैं वो ज़्यादातर ट्रेडिंग बिजनेस में स्कैम चल रहे हैं। जैसे ट्रेडिंग बिजनेस में ऐसे होता है कि आप अगर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टा पे हो, चाहे आप लिंक्डइन पे हो इवन, तो वहाँ पे आपको अपोजिट सेक्स मिलता है एक, ठीक है, वो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, आप एक्सेप्ट कर लेते हो, फिर वो आपकी बातचीत शुरू होती है, और बातचीत शुरू होती है तो वो धीरे धीरे, ये बड़ा मतलब ये है कि बहुत स्लो प्रोसेस है उनका, ठीक है। तो स्लो प्रोसेस में क्या है कि सामने वाला एज उसकी ऐसी होगी जो बड़ी मेच्योर एज होगी, मतलब 30 साल से ऊपर एज होगी, जिसमें मेच्योरिटी आ जाती है कि हाँ भाई इस तरीके का कोई बिजनेस कर रहा होगा। तो फिर वो आपको बताता है कि अच्छा वो पैसे कैसे कमाता है, ठीक है, और पैसे कैसे कमाता है, एक तो उसका वो सेट बिजनेस है जो आपको बताया हुआ है इसने। कुछ महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब आप पूरी तरीके से आपकी दोस्ती अच्छी होगी, पक्की होगी, गाढ़ी दोस्ती होगी, तो वो फिर आपको बताता है कि अच्छा अभी जो है मैं एक्स्ट्रा पैसे कैसे बनाता हूँ, वो आपको ट्रेडिंग की तरफ लेके आता है, ठीक है, जो शेयर ट्रेडिंग होती है, कमोडिटी में होती है ट्रेडिंग, ठीक है ना, तो वहाँ पे लेके आता है वो। फिर वो अपना प्लेटफॉर्म बताता है, अगर आप थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो, वो फिर अपना प्लेटफॉर्म रिवील करता है कि मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना पैसा कमा लेता हूँ। तो वो फिर जब आप उस प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो आप छोटे छोटे पैसे वहाँ पे लगाते हो, तो आपको अच्छी रिटर्न मिलती है वहाँ पे। जब अच्छी रिटर्न मिलती है आप लालच में आ जाते हो। अब क्योंकि उसकी दोस्ती 4-5 महीने से आपके साथ है, तो उसको पता है कि आपकी वैल्यू क्या है। आप 50 लाख लगा सकते हो, 5 लाख लगा सकते हो, या 5 करोड़ लगा सकते हो। जिस दिन आपने वो पूरा पैसा लगा दिया, उस दिन वो प्लेटफॉर्म बंद, उस दिन वो लड़का या लड़की गायब, और वो पैसे आपके डूब गए। तो ये बेसिकली जो आज की डेट में चल रहा है। सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया आपने आज तक किसी केस को सॉल्व करने के लिए? मैं एक बार इस्तांबुल में था, तो इस्तांबुल में हम एक सेलिब्रिटी का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे थे जी। तो मेरे को वहाँ तक पहुँचने में बड़ी तकलीफ़ हुई। ओके। क्योंकि फ़्लाइट जो जा रही थी वो वाया होके जा रही थी, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। तो वहाँ पे मैंने बताया कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, तो वहाँ पे मेरी बड़ी चेकिंग हुई, क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री था, और मुस्लिम कंट्री में इन्वेस्टिगेशन अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं उस मुस्लिम कंट्री में नहीं जा रहा था, उसके थ्रू मैं कहीं जा रहा था, तो वहाँ पे मेरी बड़ी चेकिंग हुई। तो वहाँ पे मुझे लगा कि भाई आज तो फंस गया, ठीक है, अब तो नहीं मैं पहुँच पाऊँगा। तो उस तरीके से, लेकिन मैं पहुँच गया वहाँ पे। हमने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, करके वापस आए, और जब मैं इन्वेस्टिगेशन करके वापस आया तो हुआ करते थे उस समय जी, उनकी तरफ से कॉल आ गया कि जो मैं काम करके आया हूँ उनको रिपोर्ट चाहिए वो। ओके। तो अब मैं समझ नहीं पाया कि मैं क्या करूँ, कि इनको क्यों रिपोर्ट चाहिए। फिर उन्होंने दिल्ली पुलिस का एक डीपी मेरे पास भेजा। उन्होंने 2 करोड़ रुपए ऑफ़र किए मुझे कि भाई आप रिपोर्ट की एक कॉपी दे दो, हम आपको 2 करोड़ रुपए देते हैं। तो अब जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते थे, हमें सिखाया जाता था कि इन्वेस्टिगेशन क्या है, एथिक्स क्या है। तो एक चीज़ ये सिखाई जाती थी उसमें कि आपको कभी भी ये मानना नहीं है कि आपने ये काम किया है। आपने डिनाई करना, चाहे सामने कोई प्रूफ भी रख दे, फोटोग्राफ भी रख दे, वीडियो भी बता दे, रिकॉर्डिंग भी सुना दे आपकी, आपने मानना नहीं है। आप कहो नहीं ये तो फेक है, ये तो मेरा है ही नहीं। तो मैंने उनको माना ही नहीं कि मैंने कोई ऐसा काम किया है, क्योंकि मैं भी ऐसे किसी असाइनमेंट पे था यहाँ पे वो दबाव तो नहीं बना सकते थे। बट उन्होंने कल्टीवेट करने की कोशिश की मुझे कि भाई ये पैसे के दम पे हमें रिपोर्ट दे दे, बट मैंने एंड तक दी नहीं। तो वो मुझे लगता है एक केस था ऐसा, यहाँ पे मुझे डर भी लगा, थोड़ा सा लगा कि भाई अब तो तुम्हारा धंधा बंद होने वाला है, ख़त्म होने वाला है।
तो बट बच के निकल गया मैं वहाँ से। सर कोई ऐसा ड्रीम केस या कोई ऐसी फेमस अनसॉल्व मिस्ट्री है जो आप कहीं ना कहीं सोचते हो कि यार इसको मैं इन्वेस्टिगेट कर दूं या सॉल्व कर लूं, और ऐसा क्यों? ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे एक डिटेक्टिव थे, उन्होंने जब वीरप्पन का नाम सुना होगा आपने, जी, बिल्कुल। चंदन तस्कर थे वो, मूंछों वाले मूंछे वाले। तो उन्होंने गवर्नमेंट को बोला था कि आप मुझे केस दो, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, वीरप्पन को मैं पकड़ता हूँ। खैर गवर्नमेंट ने देना नहीं था और इसलिए वो सॉल्व नहीं हुआ। इस तरीके के फाइनेंशियल केसेस बहुत होते हैं, जैसे विजय माल्या का केस है जी। तो ये ऐसा लगेगा कि मैं छोटी मुंह है बड़ी बात कर रहा हूँ। तो गवर्नमेंट को मैं कहता हूँ कि मेरे को केस दो, मैं उसको इंडिया वापस लेके आता हूँ या उसके पैसे वापस लेके आता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं विजय माल्या को पकड़ के ला सकता हूँ यहाँ पे, या वो पैसे जो गवर्नमेंट ने लेने हैं वो मैं ले सकता हूँ। बट मुझे ये भी पता है कि मुझे ये केस कोई देगा नहीं। उसका कारण है, पंजाब नेशनल बैंक में हमने पिच किया, बैंक ऑफ इंडिया में हमने पिच किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हमने पिच किया कि इस तरीके के जो केसेस है वो हम सॉल्व करते हैं, आपसे पैसे भी नहीं लेते हैं, ठीक है, आप हमें वो केस दो, राइट, हम ऐसे लोगों को पकड़ के लेके आएंगे। लेकिन वो देते ही नहीं है, वो कहते जी प्रोटोकॉल ही नहीं है हमारा, पहले टेंडर निकाल लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इवन मेरे पास एक केस आया, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, गोवा में एक ज़मीन पड़ी हुई थी जिसका दाम था 50 करोड़ रुपया। ओके। तो मेरे पास साउथ इंडिया से एक सज्जन का कॉल आया, वो कहते जी ये ज़मीन पड़ी हुई है, 50 करोड़ इसका दाम है, मैं इसके 60 करोड़ रुपए देता हूँ। ओके। मैं कहा अच्छा फिर आप ये मुझे दिलवा दो। मैंने कहा जी मैं तो ब्रोकर नहीं हूँ। कहता नहीं, आपने ब्रोकर का काम नहीं करना, आप इन्वेस्टिगेटर, तो आपने इन्वेस्टिगेटर का ही काम करना है। मैं कहा अच्छा बताओ। कहते ये ज़मीन किसकी है ये पता लगाना है आपने, किसके पास है ये पता लगाना है, मुझे कैसे मिलेगी ये पता लगाना है। मैंने कहा ठीक है जी। हमने पता लगाया तो बैंक ऑफ इंडिया के पास वो रखी हुई है गिरवी। अब इसमें 3 स्टेक होल्डर हो गए। एक बैंक ऑफ इंडिया है जिसने उस जमीन के मालिक को 20 करोड़ रुपए का लोन दिया हुआ है पिछले 15 साल से, वो लोन रीपेमेंट नहीं कर रहा, इसके लिए, इसके वजह से वो जो ज़मीन है बैंक ऑफ इंडिया के पास आ गई है, ठीक है। और एक वो पार्टी है जिसके नाम पे है वो हमें पता चल गई कि पार्टी कौन है। एक पार्टी वो है जो खरीदना चाहती है, जो हमारी क्लाइंट है, ठीक है। अब ये 3 स्टेक होल्डर हो गए। अब हम बैंक ऑफ इंडिया के पास पहुंचते हैं, हम उनको कहते हैं कि भाई ये ज़मीन जो है आपका 20 करोड़ रुपया बनता है और जो ब्याज लगा के 25-26 करोड़ रुपया बनता है वो हम दिलाने को तैयार है, ठीक है, ठीक है। हम जो ज़मीन का असली मालिक है उसके पास पहुंचे कि जी ये 60 करोड़ रुपए की ज़मीन बिक रही है आपकी, तो हम इसको बिकवा देते हैं और 25-26 लाख करोड़ रुपए आपने बैंक को देना, वो निकल जाएगा, आपको भी पैसे मिल जाएंगे, ठीक। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि 3 स्टेक होल्डर है, अगर ये डील हो जाती है तो तीनों की विन विन सिचुएशन है, ठीक है। जिसको ज़मीन लेनी है, कोई रिजॉर्ट बनाना है उन्होंने, तो उसको वो ज़मीन मिल जाएगी क्योंकि उसको लग रहा है कि ये मौके की जगह है, ठीक है, ये ऐसी पड़ी हुई है। जिसने कर्ज लिया उस ज़मीन पे उसको पैसा उतना मिल जाएगा, ठीक है, बैंक के पैसे वापस आ जाएंगे। बट आज तक वो डील कभी हुई नहीं क्योंकि बैंक की जो गाइडलाइंस है वो इतनी अजीब सी है कि वो कहते नहीं जी हम तो ऐसे डील कर ही नहीं सकते, हम तो पहले ऑक्शन करेंगे, ऑक्शन में वो आए फिर करेंगे। अभी 6 महीने पहले ऑक्शन किया था, अब 6-8 महीने लगेंगे, साल में एक बार ही ऑक्शन कर सकते हैं, ऐसा कर सकते, वैसे कर सकते हैं, तो वो लिया। उसी तरीके से जो विजय माल्या का केस है वो ऐसा ही है। मैंने जो खबरों में पढ़ा सुना, जितना हमने पता किया, गवर्नमेंट को वो पैसे वापस देना चाहता है। वो कहता है जी मैं पैसे वापस दे रहा हूँ, मेरे को क्या दिक्कत है देने में, लेकिन गवर्नमेंट लेना ही नहीं चाहती पैसे वापस। ऐसा क्यों? जैसे मैंने अभी आपको गोवा का एग्जांपल दिया, उनके नियम कानून ऐसे हैं कि वो डील ही नहीं करना चाहते उनसे, क्योंकि हो सकता है कि अगर वो विजय माल्या वापस आ गया तो बहुत सारे लोगों के नाम खुल जाएंगे जिन्होंने उनको भगाने में मदद की या कुछ इस तरीके की उनको
अनड्यू फेवर की तो उनके नाम आ सकते हैं। तो इसलिए कुछ लोग नहीं चाहते कि वो वापस आए ताकि उनका नाम बचा रहे। कोई इंसान क्यूरियस है और वो डिटेक्टिव बनना चाहता है, तो इसके लिए क्या कोई ट्रेनिंग होती है, कोई एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, या फिर सिर्फ आपको किसी एजेंसी के साथ जाके ज्वाइन करना है और जूनियर इन्वेस्टिगेटर की तरह अपना काम शुरू कर देना है? बेसिकली कोई कोर्स तो इंडिया में है नहीं है ऐसा डिटेक्टिव का, लेकिन आप ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो भी लोग आना चाहते हैं वो पहले, जैसे मेरी कंपनी में है जो लोग फील्ड एजेंट बनना चाहते हैं तो वो पहले 6 महीने के लिए इंटर्नशिप ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के बाद फिर हम उनके देखते स्किल्स कैसी हैं, उनकी अंदर ईमानदारी है नहीं है, एथिक्स क्या है, सारी चीज़ें एक पैरामीटर बने हुए हैं। उसके ऊपर अगर वो खरे उतरते हैं तो हम उनको एज अ जूनियर इन्वेस्टिगेटर अपनी कंपनी में रोल दे देते हैं। कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होनी ज़रूरी है? जनरली नहीं होती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जैसे मैं अपने बारे में शुरू में बता रहा था कि मेरे को पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं रहा, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं जितना भी सफल हो पाया इसी वजह से हो पाया। अगर मेरा पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा दिमाग चलता तो हो सकता है कि मैं कोई डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता या किसी और प्रोफेशन में होता जिसमें 100% पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, आपको एक मतलब वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कि आप लैंग्वेजेस के बारे में जानते हो, इंग्लिश ठीक ठाक पढ़ लेते हो, आप हिंदी ठीक ठाक पढ़ लेते हो, या अगर आप साउथ इंडिया में रहते हो तो उसके साथ साथ जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसको आप समझते हो, बोल सकते हो, पहचान सकते हो, पढ़ सकते हो। तो इतना काफ़ी है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना चाहिए। लेकिन हाँ, आप ब्रूटली ऑनेस्ट होने चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट नहीं हैं तो ये प्रोफेशन आपके लिए है ही नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। पैशन होना चाहिए आपके अंदर कि किसी चीज़ों का पता लगाने की जिज्ञासा है आपके अंदर। आप सोचते हो कि अच्छा ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ। तो 5 वाइज जो होते हैं, जो पत्रकारों को भी सिखाया जाता है, तो अगर वो आपके अंदर है पैशन तो एक अच्छा डिटेक्टिव, एक अच्छा इन्वेस्टिगेटिव फील्ड एजेंट बना जा सकता है। लास्टली एक एडवाइस जो आप बडिंग प्राइवेट डिटेक्टिव्स को देना चाहते हो? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये पॉडकास्ट यंगस्टर्स देख रहे हैं, वो प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहते हैं तो या फील्ड एजेंट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर देखें कि वो ऑनेस्ट हैं या नहीं है, पैशन उनके अंदर कितना है। अगर वो फिल्में देख के, सीरियल देख के या वेब सीरीज़ देख के सोचते हैं कि ये बहुत रोमांचक सब्जेक्ट है और बहुत उनको मतलब 007 बनने का मौका मिलेगा या उनको बहुत घूमने का मौका मिलेगा या बहुत इजी गोइंग जॉब है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर बहुत ख़तरे भी हैं, बहुत आपको काम भी करना पड़ता है। कई बार 24 घंटे आपको जागना भी पड़ता है, कई बार 48 आवर्स भी आपको बिना खाए भी रहना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं, यहाँ पे आपको अर्ली मॉर्निंग भी काम करना पड़ता है, लेट नाइट तक भी काम करना पड़ता है। तो अगर आप वो देने को तैयार हो तो आपके लिए ये फील्ड है, अच्छा फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग आना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसकी कोई एजुकेशन है नहीं है, और ख़ास करके पेरेंट्स इस प्रोफेशन को ज़्यादा पसंद नहीं करते। अगर किसी आपके यार दोस्त को पता चलता है कि आप डिटेक्टिव हो तो वो कहीं ना कहीं आपसे दूर भी होते हैं, आपसे डरते भी हैं कि कहीं आप उन्हीं की जासूसी ना कर रहे हों और ब्लैकमेल ना कर दो, ब्लैकमेल ना करो कल को आके। तो ये कुछ मतलब वो कंसेप्शन भी हैं हमारे फील्ड को लेकर के। तो अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। आप किसी भी एजेंसी में जाओ, आप वहाँ पे इंटर्नशिप शुरू करो, लेकिन ईमानदारी से काम करो। कभी आपने किसी से छुपाया है कि मैं जासूस हूँ, फैमिली में, फ्रेंड्स में? हाँ, कई बार छुपाना पड़ता है। उसका कारण क्या है कि मतलब जनरली मैं नहीं बताता। अगर किसी पार्टी में जाता हूँ तो मैं नहीं बताता हूँ जब तक सामने वाला बहुत अच्छे से पूछता नहीं है। मतलब झूठ बोलना तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है किसी को कि आपसे मैं किसी पार्टी में मिला तो आपने पूछा क्या करते हो, तो मैं बता दूंगा कि मैं प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ या मैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन में काम करता हूँ या कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस में काम करता हूँ। तो लेकिन अगर आप नहीं पूछ रहे तो जनरली मैं नहीं बताना पसंद करता अपनी तरफ से। थैंक यू सो मच सर, आप आए। आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है लोग जब इसको सुनेंगे तो उनके लिए काफ़ी सारी नई चीज़ें होंगी जिनके बारे में वो जागरूक होंगे, और इस इंफॉर्मेशन को वो अपनी डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, सो दैट उनके साथ कोई स्कैम ना हो या उनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जिसमें वो फंस जाएं।
थैंक यू सो मच सर जी फॉर कमिंग। थैंक यू वेरी मच।